सवाल किया था, दो चीजों के बारे में हमारा था मामला, एक एलआर को लेकर और दूसरा था कॉन्स्टिट्यूशन स्टैट्यूट को लेकर। तो आई एम अगेन रिपीटिंग माय क्वेश्चन, क्यों जरूरत है इसकी? इसलिए जरूरत है क्योंकि जब कभी भी हम प्लीडिंग्स की बात करेंगे, प्लीडिंग की हिंदी पता है किसी को? एनीबॉडी? तो हम लोग मतलब इतने अच्छे स्टूडेंट्स हैं कि हम लोग लेक्चर में जाते हैं बट वी डोंट फील इट एनी नीड टू प्रिपेयर एनीथिंग। कोई घर में क्या करेंगे, अपने आप पढ़ाने वाला आएगा पढ़ा देगा, ठीक समझ में आएगा, नहीं तो हम तो घर बैठे ही हैं, राइट? चलिए, किसी को कुछ भी आइडिया व्हाट डू यू मीन बाय प्लीडिंग? हिंदी ना सही, एक लाइन में दो लाइन में किसी को कहना हो कि भाई प्लीडिंग होती क्या है, तो कोई कुछ कहेगा, कहना चाहता है, शेयर करना चाहता है? नहीं तो 5th ईयर कोई, जिन लोगों को मैं देख पा रहा हूं उनमें से कोई जो है ये 5 इयर्स वाले कोर्स वाले बच्चे हैं सारे, या 3 इयर्स? सर प्लीडिंग मतलब दलील पेश करना होता है। अच्छा चलो, हाँ शायद। एक एस्पेक्ट तक तो ठीक कहा। और कोई बात, और कोई कहना चाहे? मोटे तौर पर हाँ कह सकते हैं। एनीबडी एल्स? चल सर हाँ, प्लीडिंग की हिंदी एग्जाम तो शायद प्रार्थना होती है। नहीं वो तो फिर प्रेयर हो जाएगी ना। नो सर, प्लीडिंग मतलब जो प्रार्थना सिफारिश की जाती है सर। गूगल से मत चलो ना दोस्त, उससे काम नहीं बनेगा। चल, प्लीडिंग, प्लीडिंग जो है दो चीजों से मिलकर बना है। प्लीड डिंग मीन्स टू प्लीड, ठीक है। एक चीज होता है स्टेटमेंट, जिसे हम लोग कई बार वचन कहते हैं, यानी जब कभी भी कोई भी व्यक्ति यानी बड़ी कम्स बिफोर एनी अथॉरिटी, ही हैज टू नरेट समथिंग, ही हैज टू से समथिंग, ही हैज टू टेल समथिंग कि भाई मैं ये हूं, मुझे आपसे ये चाहिए, मैं ये इसलिए आया हूं, मुझे किसी ने ऐसे परेशान कर दिया, किसी ने मेरा घर कब्जा लिया, किसी ने मेरी प्रॉपर्टी कब्जा ली, किसी ने मेरे पैसे नहीं दिए। सो व्हेन एनी पर्सन अप्रोचेस एनी अथॉरिटी, अभी हम कोर्ट तक सीमित नहीं कर रहे हैं अपने आप को, ध्यान रखना, किसी भी अथॉरिटी के सामने, पुलिस अथॉरिटी के सामने, किसी कंपटीशन अथॉरिटी के सामने, किसी कोर्ट के सामने, किसी ट्रिब्यूनल के सामने, किसी फोरम के सामने, कहीं भी जाएगा कोई भी एक व्यक्ति, तो ही हैज टू नरेट समथिंग। नरेट व्हाट? नरेट अबाउट हिज ग्रीवियंस, उसका कष्ट क्या है, उसकी समस्या क्या है, और वो जो स्टेटमेंट देगा, उस स्टेटमेंट में जब वो कपल करेगा कि मैं ये समस्या ये और इसे ऐसे हल करो, दैट इज कॉल्ड प्लीडिंग, और हिंदी में उसे कहते हैं अभिवचन। दो चीजों से मिलकर बना है, या सा अनुरोध याचना, यानी याचना तो करेगा ही करेगा, उसमें एक अनुरोध जोड़ के करेगा कि भाई मैं इसलिए आपके पास आया हूं, आई हैव अप्रोच दिस पर्टिकुलर ट्रिब्यूनल बॉडी और कोर्ट stating my grievances in such and such form and ultimately I am entitled for such and such relief। अगर वो कहानी नहीं बताएगा तो याचना नहीं कर पाएगा, और सिर्फ कहानी बता के चला जाएगा और याचना नहीं करेगा, तो कोर्ट या ट्रिब्यूनल या फोरम उसके लिए करेगी क्या? So pleading is a, in Hindi is called abhivachan या सानुरोध याचना, meaning thereby where a person goes before any authority, states about his grievance and ultimately seeks a relief. That is pleading in journal। ठीक है, कल हमारा एक लाइन और रह गई थी, मैं उसे थोड़ा वापस रिपीट कर रहा हूं, सिर्फ उसके लिए हम 2 मिनट लेंगे, ज्यादा खराब नहीं करेंगे। When we were discussing about statute and the constitution, विधान और संविधान की हम बात कर रहे थे, बहुत लंबी चौड़ी बातें हमारे सामने आई थी, उसे बहुत छोटे तौर पर आपको समझना है, सिर्फ 2 लाइनों में समझना है, और जिसको बहुत अच्छा समझना है वो गोलकनाथ का केस पढ़ लेगा, राइट? किस किस ने कहीं देखा है कभी, किसी आप लोगों में से किसी ने गोलकनाथ का केस अब तक पढ़ा सुना है कहीं? क्या था गोलकनाथ का केस, क्यों? बोलो भाई, कोई बोल रहा था? Sir, it's regarding the fundamental rights, sir. तो The government cannot curtail the fundamental rights, sir. चलो उसे फिर डिटेल में पढ़ना, मैं गोलकनाथ पे चला जाऊंगा तो उसके लिए 2 दिन भी कम पड़ेंगे। सही है, हिंदुस्तान की लैंडमार्क जजमेंट्स में मैं सिर्फ उसका जिक्र इसलिए किया कि उसके एक पैरा में स्टैट्यूट और कॉन्स्टिट्यूशन को बड़े अच्छे तरीके से, हालांकि उसमें भी कुछ कमियां रह गई और इंप्रूवमेंट की गुंजाइश थी, इसलिए मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे ज्यादा आता है, मैं ये कह रहा हूँ उसके बाद लॉ जो डेवलप हुआ उससे वो कमियां पूरी हुई, उसमें उन्होंने बताया था। उन्होंने कहा स्टैट्यूट इज ए क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेचर। विधान क्या है? विधान विधायिका द्वारा बनाया जाने वाला एक कृत्य है,
यानी कि स्टैट्यूट के बनाने के लिए जरूरी है कि कोई विधायिका हो, कोई लेजिस्लेचर हो आइडेंटिफाइड। आइडेंटिफाइड लेजिस्लेचर का मतलब ये नहीं है कि कहीं एमएलए एमपी या कोई हमारे यहाँ पार्लियामेंट हो, कोई भी विधायन करने की जिसको भी तंत्र ने शक्ति दी है। सिस्टम, हर देश, हर स्टेट, हर जगह एक समाज एक सिस्टम से चलता है। तो उस सिस्टम ने जिस किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को, एनी पर्सन और द ग्रुप ऑफ पर्संस हैव बीन कन्फर्ड विद पावर टू लेजिस्लेट, तो विधायिका हो गई। एंड व्हाट एवर इज being done by that legislature to come forward with the notion of systems is called legislation। ठीक है, वो और वो जनरल भाषा में क्या कहलाएगा? स्टैट्यूट। विधायिका द्वारा बनाए गए विधायन को कहेंगे आप विधान। फिर संविधान क्या है? प्रश्न उठता है भाई संविधान क्या है? संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन इज ए ऑर्गेनिक, ध्यान रखना इस वर्ड को, जीवित है, जैव है इसके अंदर, इज ए ऑर्गेनिक प्रोसेस विच क्रिएट्स ए सिस्टम। ध्यान रखना, सिस्टम जब बन गया तो वो जो कुछ करेगा चलाने के लिए वो विधायन है, वो विधान है। लेकिन सिस्टम के बनने के लिए जिस चीज की आवश्यकता है वो संविधान। ठीक है, जैसे हम हिंदुस्तान आजाद हुआ तो हिंदुस्तान को आजाद होने के बाद हमें जरूरत थी कि हमारे यहाँ क्या सिस्टम हो। हम लोगों ने कहा कि भाई हमारे यहाँ तो डेमोक्रेसी होनी चाहिए, लोकतंत्र होना चाहिए। और जब लोकतंत्र होगा तो भैया उसके अंदर कुछ ना कुछ पूरे तंत्र को चलाने के लिए राज्य हमने करे, भाई राज्यों में बांट देते हैं। हमारे यहाँ पहले पार्ट ए पार्ट, जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो ऐसे राज्य नहीं थे जैसे आज है, पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी तरीके के, 3 तरीके के स्टेट्स हुआ करते थे, चौथा यूनियन टेरिटरी हुआ करती थी, राइट, उसे पार्ट डी कहते थे। बाद में जब संविधान बन गया तो 2 हिस्से छोड़े, केवल हमने स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी, एबीसी को हमने मर्ज कर दिया, उसको हम कभी और डिस्कस करेंगे। सो व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड, इट वाज मेड विद एन इंटेंशन दैट ए सिस्टम शुड बी क्रिएटेड। तो संविधान क्या है? अपने आप में एक ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर है जो अपने आप डेवलप होता है, या तो जैसे कल श्रेयांश या किसी ने जवाब दिया था ना जी, अनरिटन भी होता है, मौखिक भी होता है, राइट, और रिटन भी हो सकता है। तो इट इज एन ऑर्गेनिक प्रोसेस विच डेवलप्स इटसेल्फ, या तो खुद होती है, कुछ लोगों का समूह डेवलप करता है उसे, टू क्रिएट ए सिस्टम, कि एक तंत्र बनाया जाए, टू रन ए कंट्री, कि कोई भी देश, कोई भी संप्रभु, और देश क्या संप्रभु होना चाहिए, सोवरन होना चाहिए। कोई यह बता सकता है मुझे कि स्टेट की आवश्यक चीजें क्या है किसी राज्य के लिए? राज्य का यूपी एमपी राजस्थान की बात नहीं कर रहा हूं, राज्य कोई भी जहां पर एक तंत्र चलाना है, पहले वो राज्य होता है, राष्ट्रवाद में बनता है, बीजेपी के राष्ट्रवाद की तरफ मत जाना, ठीक है? कोई बता सकता है? एनीबडी? सर पॉपुलेशन, टेरिटरी। यस, बहुत अच्छा। कहीं आपने सोशल साइंस से किया है या वो समझ गया मैं, वहां पढ़ा हुआ, ठीक, चलो गुड। सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या होता है इनमें होते हुए भी, कि भाई मोटे तौर पे समझिए, एक टेरिटरी होनी चाहिए ना, लोग रहेंगे कहाँ? हवा में तो तैरेंगे नहीं। यानी एक डिफाइंड टेरिटरी कि यहाँ से यहाँ तक, उत्तर से दक्षिण तक ये जगह 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर या 200 मीटर, कोई भी छोटी छोटी और बड़ी से बड़ी, उसकी कोई एरिया या ज्योग्राफिकल लिमिट की आवश्यकता नहीं है, आइडेंटिफाइड होनी चाहिए बस, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, उसमें लोग रहने चाहिए, लोग यानी ह्यूमन बीइंग्स। अगर कहीं पूरी अंटार्कटिका पर जानवर ही जानवर बसा दो, आइडेंटिफाइड है, पूरी अंटार्कटिका अलग भी है, जानवर बस रहे हैं, वो कभी संप्रभु राज्य नहीं हो सकता, क्योंकि राज्य की परिकल्पना ह्यूमन बीइंग के ने अपने लिए की है, दूसरों के लिए नहीं की। जानवरों के साथ आदमी रह सकते हैं, आदमियों के साथ जानवर हो सकते हैं, लेकिन आदमी का, ह्यूमन बीइंग का होना एक राज्य की आवश्यकता है। और सबसे बड़ी आवश्यकता एक राज्य की होती है संप्रभु होना या सोवरन होना। मतलब क्या होता है इसका बता सकते हो आप लोग? व्हाट डू यू मीन बाय बीइंग ए सोवरन? संप्रभु होने का अर्थ क्या है? एनीबडी? और एक हेड होना बेसिकली, कि आप पूरे लाइक जो एरिया है आप उसका हेड हो रहे हो। नहीं जी, वो तो सोवरन आइडेंटिटी हो गई जो व्यक्ति को अपॉइंट कर रहे। सोवरन क्या है? सर इंटरनली एंड एक्सटर्नली इंडिपेंडेंस। इंटरनली कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इंटरनल तो हम हर आदमी होता है। डेफिनेटली, मोटे तौर पर, व्हेन ए स्टेट हैज एन आइडेंटिटी of sovereign, it does mean that it can
प्रोटेक्ट इट्स बाउंड्रीज। अगर कोई उसके मामलों में दखलंदाजी करे, उसकी सीमा को वॉयलेट करे, उसके किसी आदमी को उठा के ले जाए, उसके नागरिक के खिलाफ कुछ करे, उसके लिए वो युद्ध कर सकता है और अपनी सीमाओं की रक्षा कर सकता है, इंसानों की, नागरिकों की रक्षा कर सकता है, तब वो संप्रभु कहलाएगा। राइट, देन इट विल कॉल्ड ए सोवरेन स्टेट। अदरवाइज वो गुलाम होगा, वो कॉलोनी होगा, जब तक कि वो अपनी सुरक्षा खुद नहीं कर सकता। सो वी आर मेकिंग इट ए ब्रीफ थिंग। स्टैट्यूट इज क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेशन और लेजिस्लेटर्स, ठीक, लेजिस्लेटिव पार्टीज, लेजिस्लेटिव ऑर्गेनाइजेशंस, एंड कॉन्स्टिट्यूशन इज आइदर डिराइव्ड, मेड और इटसेल्फ ऑर्गेनिकली डेवलप्ड फॉर द क्रिएशन ऑफ सिस्टम इटसेल्फ। समझ में आ गया मोटे तौर पर? चलो, अब ये अलग हो सकता है, इसमें 2 मिनट और लूंगा मैं आपके, उसका क्या है, इसका इंपॉर्टेंट पार्ट बताने के लिए, क्योंकि कई बार हमारे दिमाग में सोवरेन की परिभाषा या कॉन्स्टिट्यूशन केवल हिंदुस्तान को देख के होती है। एवरी कॉन्स्टिट्यूशन विल क्रिएट ए सिस्टम, जैसे हमने अपने यहाँ बनाया, लेजिस्लेचर अलग बनाया, एग्जीक्यूटिव अलग बनाया, और तीसरा पार्ट क्या है? जुडिशरी सर। एब्सोल्युटली। सो हर इस राज्य का या हर सोवरेन का अलग अलग दुकानदारी हो सकती है, अलग अलग तरीका हो सकता है। लाइक यूके, हम जहां जिनको लेजिस्लेटर्स कहते हैं, वहां वो लेजिस्लेशन के साथ साथ जुडिशियल फंक्शन भी करते हैं। जैसे वहां हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हमारे यहाँ भी राज्यसभा और लोकसभा है, हाउस ऑफ कॉमन्स और वहां हाउस ऑफ लॉर्ड्स हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स वहां जुडिशियल फंक्शन भी करते हैं। सो द कॉन्स्टिट्यूशन विल अल्टीमेटली डिसाइड, बी रिटन और अनरिटन, बी ऑरल, दैट हाउ द सिस्टम विल वर्क। ठीक है, चलो उसको तो हम यहीं रोक देते हैं। अब हम अपने मुद्दे पे वापस आ जाते हैं। हम क्या देख रहे थे? प्लीडिंग्स, अभिवचन, सानुरोध, याचना या कुछ भी। कोई बताएगा कि भाई प्लीडिंग्स सीपीसी किसी ने पढ़ी है यहाँ बैठे हुए में से? कहाँ डिफाइन है, कुछ पता है मोटे तौर पर, कुछ भी कहीं पढ़ी हो? So pleadings include both written statement and रिटन स्टेटमेंट पहले पहुंच गए, दशरथ से पहले राम पे। पहले वो बोलो ना जो पहले मुकदमा फाइल होता है, प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट। ठीक है, अब प्रश्न, हाँ डिटेल में हम बाद में जाएंगे, पहले अब ये लाइन आई तो यहीं से शुरू करते हैं। सबसे पहले प्लेंट जो वर्ड है पूरी सीपीसी में 500 से ज्यादा बार आया है, मोर देन 500 टाइम्स। ठीक है, क्यों आया है? सबसे पहले हम उसके लिए सेक्शन 2 को पढ़ें। जब डेफिनेशन क्लोज की हम बात करते हैं सीपीसी के अंदर, तो डिक्री की बात करता है। ठीक, डिक्री कैसे डिफाइन होगी? डिक्री क्या है? वो लास्ट टर्म है, वहां से हम वापस आएंगे अब। ठीक, तो प्लेंट, अब हम वापस शुरुआत कहां से होगी? प्लेंट से। एंड कहां होगा? डिक्री पे। राइट, तो प्लेंट क्या है? प्लेंट की हिंदी पता है किसी को? एनीबडी बोलिए भाई, एनीबडी कैन टेल मी व्हाट एग्जैक्टली द प्लेंट मीन? सर वाद पत्र। हाँ ठीक है, मतलब क्या हुआ इसका? देख कर वो तो सही है, आपने देख लिया, लेकिन मतलब क्या हुआ? वाद क्या है? रिक्वेस्ट आई थिंक। एक बात और मैं बताता हूँ, पढ़ाई के, हाँ प्लीज सर, प्लेंट इज बेसिकली अ लीगल डॉक्यूमेंट जिसमें सर प्लेंटिव्स के क्लेम रिटन फॉर्म में होते हैं सर। व्हाटएवर प्लेंटिव क्लेम्स वो उसमें लिखा रहता है सर। चलो काफी हद तक ठीक है। पहले शुरुआत की बात शुरुआत से करनी, ये तो होगी एक बहुत इंटेलिजेंट। हमेशा कानून को समझना है तो लेमैन की तरह सोचना शुरू करो सबसे पहले, और कानून वो अच्छी तरह समझ सकता है जो किसी को समझा भी पाए। आपने इतनी मोटी सी बात अगर लिख दी, कोई रिक्शा वाला आपके पास आया, उसने पूछा जी क्या लिखा है? ये तो प्लेट प्लूंट सा कुछ लिखा है। हेलो हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर योर। हाँ, तो उसके अंदर लिखा हुआ है जी, प्लेंट लिखा हुआ है। तो प्लेंट क्या होता है? आपने उसे इतना मोटा सा बता दिया, जो आपने भी एक लाइन बोली भारी भरकम सी, उसके समझ में नहीं आया। तो हमें जो समझना है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम उसे कितना समझे, तब माना जाएगा जबकि हम उसे किसी को समझाने की स्थिति में हो। राइट, तो प्लेंट की जैसे एक बात कही, वाद पत्र। ठीक, तो उससे पहले अब ये दो चीजों से मिलकर बना, एक पत्र वर्ड आ गया, एक वाद आ गया। तो पत्र क्या होता है? एक तरीके की चिट्ठी। और वाद क्या होता है? वाद विवाद, राइट, क्लेम,
किसी का झगड़ा, किसी का मसौदा। तो मोटे तौर पर प्लेंट क्या है, एक ऐसी चिट्ठी है, एक ऐसा लेटर है, एक ऐसा कागज है जो एक व्यक्ति अपनी समस्याओं को एड्रेस करने के लिए लिखता है। किसको लिखेगा? कोर्ट के सामने। ठीक है, तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए सिंपल पेपर ओवर विच ए पर्सन राइट्स हिज और हर ग्रीवेंसेस, पूरी कहानी लिखेगा जिसे वो कोर्ट के सामने पेश करेगा और ये बताने के लिए पेश करेगा कि उसे कोर्ट से क्या चाहिए। ठीक, तो फिर जवाब क्या है? रिटन स्टेटमेंट क्या है? बड़ा सिंपल है कि भाई जो उसका जवाब दिया गया वो रिटन स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, तो मोटे तौर पर हमें प्लीडिंग में क्या कहें? प्लीडिंग इंक्लूड्स व्हाट? नंबर 1 प्लेंट, नंबर 2 रिटन स्टेटमेंट। तो आप लोगों में से किसी ने इंटर्नशिप की है तो आप लोग कोर्ट भी गए होंगे। हेलो, क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो जब मुझे बताइए कि आप लोगों में से कौन ऐसा व्यक्ति है जो कोर्ट गया है तो उसने प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट के अलावा भी कुछ सुना होगा वहां। किसी ने इंटर्नशिप की है इसमें से? कहीं भी गया है? कोई कोर्ट गया है? रेप्लिकेशन या रिजॉइंडर सुना है? Sir, rejoinder of suits. रिजॉइंडर सूट क्या चीज होती है भाई? रिजॉइंडर सूट तो कोई चीज नहीं होती, वो ज्वाइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन तो होता है। आप गलत कंफ्यूज हो गए। रिजॉइंडर वर्ड तो सुना होगा। यूजुअली होता क्या है कि कोर्ट के अंदर जैसे हमने दावा पेश किया, जिसे हम प्लेंट कह देते हैं, या वाद पत्र पेश किया, एंड देयर आफ्टर वी कम अक्रॉस ए रिटन स्टेटमेंट फाइल्ड बाय द, हाँ उससे पहले हम थोड़ा पीछे आ जाते हैं, हम थोड़ा आगे जल्दी चलेंगे तो ये थोड़ा कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है। पहले मुकदमा लेके जो जाएगा वहां से हम शुरू करते हैं, राइट? वो क्या कहलाएगा? वादी। ठीक, एनी पर्सन हु कम अक्रॉस द कोर्ट फॉर ए रिलीफ इज नोन एज प्लेंटिफ। और जो वो दावा दायर करता है वो हम कहते हैं उसे प्लेंट। ठीक है, आवाज आ नहीं पा रही है मुझे लग रहा है आप लोगों को। यस सर। Yes, sir. कुछ Yes. रिएक्ट करते रहा करो, बड़े शांति से बैठ जाते हो, समझ में नहीं आता कि बहुत अच्छा वो कोई बोल रहा है इसलिए ज्यादा ध्यान से सुन रहे हो, या बोर हो गए समझ में नहीं आता। देयर शुड बी सम रिएक्शंस। सो बेसिकली फॉर एवरी institution of a suit, claim, petition, whatsoever proceedings, at least 2 parties should be there. One who goes to the court for a relief and the other person against whom the relief is being asked. एक आदमी वो जिसको कि मुकदमे से कोई रिलीफ लेना है, एक वो जिसके खिलाफ लेना है। ठीक, तो जो रिलीफ लेने जाता है वो प्लेंटिफ, जिसके खिलाफ रिलीफ लेने जाते हैं वो डिफेंडेंट। यहां तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। जो प्लेंटिफ फाइल करे वो प्लेंट, और जिसके खिलाफ फाइल करे जब वो जवाब लेके आए तो उसे रिटन स्टेटमेंट। अब ये दोनों चीजें हम ऑर्डर 6, एक सीपीसी जो हमारी है, सिविल प्रोसीजर कोड या कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कुछ भी कह लीजिए, वो ऑर्डर 6 उसके अंदर जो है ऑर्डर 6 दो हिस्से हैं उसके, एक सेक्शन और एक ऑर्डर। को किसी को इनमें दोनों में अंतर पता है? एनीबॉडी? कि सीपीसी में भाई सेक्शंस भी हैं ऑर्डर्स भी हैं, क्या है वो और उनमें क्या अंतर है, किसी को पता है? कोई कहना चाहेगा कुछ? चलिए, मोटे तौर पर दोनों का कार्य यह है कि कैसे सिविल लॉ या सिविल सूट को चलाया जाएगा उसके अंदर लिखा है। ठीक, लेकिन जो सेक्शंस हैं वो एब्सोल्युटली जुरिस्डिक्शन है लेजिस्लेचर का। अभी हम हट समझ के हटे थे ना, विधान पूरा एक्ट तो बनाया किसने? लेजिस्लेचर नहीं बनाया शुरुआत में, तो पूरी सीपीसी, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट ने इनेक्ट कर दी। पार्लियामेंट का इनेक्टमेंट का मतलब है इंक्लूडिंग दैट ब्रिटिश, उस वक्त जो ब्रिटिश है, क्योंकि हिंदुस्तान के आजाद होने से पहले बनी थी इसलिए बता रहा हूं, या कोई भी लेजिस्लेचर जो उस वक्त एप्लीकेबल थी हिंदुस्तान के ऊपर। उसके बाद उनके बनने के बाद जो ऑर्डर्स हैं वो सेक्शन का एलेबोरेट फॉर्म है। सेक्शंस के अंदर जो कुछ लिखा गया, जो कुछ प्रक्रियाएं लिखी गई, वॉट एवर हैज बीन रिटन इन द सेक्शन हैज बीन एलोबरेटेड फर्दर इन ऑर्डर्स सो दैट प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द कोर्ट कुड बी डन। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो ऑर्डर्स हैं
that can be amended by the high courts concerned. क्यों? बोलो भाई, कोई जवाब दे सकता है इस बात का? जो मैं कहा उसका कुछ समझ में आया? क्यों कर सकती है, क्यों करना चाहिए? नहीं. But does it have something to do with the inherent power of the courts? नहीं, इनहेरेंट पावर तो उसकी अपनी फंक्शंस के लिए होती हैं, उसे रिलेट कर सकते हो कहीं जाके. बेसिकली व्हाट, एवरी हाई कोर्ट हैज बीन कन्फर्ड एन अथॉरिटी ऑफ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, नंबर 1. नंबर 2, the jurisdiction, how the court will function within a specified territory being governed by a specific high court may be, I am not saying shall always, may be regulated by the high court concerned. तो इसीलिए उनके यहाँ मुकदमे के अंतरिम तरीके क्या होंगे, कहां और किस प्रकार से कोई कोर्ट चलेगी, या क्या उसमें मुकदमा आ गया, सम्मन कैसे होंगे, किसी को कैसे बुलाया जाएगा, गवाहियां कैसे होंगी, कोई डॉक्यूमेंट एग्जिबिट कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, उन सबको रूल मेकिंग पावर हाई कोर्ट को दी गई. राइट. तो अपनी उन्हीं पावर्स के अंदर कोर्ट क्या करती हैं, उन सीपीसी के उस हिस्से को जो सेक्शन के अलावा है अमेंड कर सकती हैं, घटा सकती है, बढ़ा सकते हैं, नई इंट्रोड्यूस कर सकती है. इसका कारण क्या था, अभी हमें इसे देने की जरूरत क्यों पड़ी? इसका कारण ये था कि जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो हाई कोर्ट्स को सिविल साइड का ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन भी दिया हुआ था. जैसे कि आज भी ज्यादातर जगह तो कम हो गया, खत्म हो गया, लेकिन आज भी जैसे दिल्ली हाई कोर्ट है, वो ओरिजिनल सिविल ज्यूरिसडिक्शन भी एंटरटेन करती है. मीनिंग दियर बाई, एक ऐसा मुकदमा जो पहली बार सीधे कोर्ट में फाइल हो सकता है हाई कोर्ट के अंदर, सिविल सूट भी. जैसे पहले क्या था, शुरुआत में 3 लाख से ऊपर था, फिर बढ़ा के 5 लाख से किया, फिर 20 लाख से ऊपर किया, आज 2 करोड़ रुपए से ऊपर का सिविल लिटिगेशन वो सीधा हाई कोर्ट में जा सकता है. राइट. तो हाई कोर्ट उसे कैसे चलाए, क्योंकि ये उनके पास पहले से था, तो इसीलिए उसी परिफ्रे में वो लगातार आगे चलता रहा, और हाई कोर्ट्स को ये अथॉरिटी रही कि वो अपनी टेरिटरी में जिसको कि वो गवर्न करती हैं, या जो उनका ज्यूरिसडिक्शन है टेरिटोरियल, उसमें कोर्ट्स कैसे सीपीसी के ऑर्डर से रेगुलेट हों, उनके लिए कार्य कर सकती है, अमेंडमेंट कर सकती है, इनकॉर्पोरेट कर सकती हैं, कम या ज्यादा कर सकती हैं. ठीक है. तो 2 हिस्से हो गए, लेकिन सेक्शन में वो कोई छेड़ाछाड़ी नहीं कर सकती कुछ भी. ठीक. सेक्शन जो करेगा वो कौन करेगा? सुन भी रहे लोग आप? श्रेयांश, हु विल अमेंड द सेक्शन? अगर कोई सेक्शन अमेंड होना है तो कौन करेगा? आवाज नहीं आ रही, आई कांट हियर. So legislation. Legislators. एब्सोल्युटली. ठीक है. चलिए, अब एक और बात, इसमें लेजिस्लेशन के बनाया किसने? ये सेंट्रल लॉ है. राइट. लेकिन चूंकि ये प्रोसीजरल लॉ है और कोई मैंडेटरी राइट क्रिएट नहीं करता, तो स्टेट्स भी अपने यहाँ कैसे रेगुलेट कोर्ट हो उसको डिफाइन कर सकते हैं. तो वहां अमेंडमेंट की स्थिति उनके पास भी है. तो जो ऑर्डर्स हैं वो कई जगह स्टेट्स भी अमेंड कर सकती है. जैसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आपको बताता हूं, जैसे अटैचमेंट. सुना है अटैचमेंट क्या होता है? क्या होता है? कुर्की होती है. मनी डिक्री सुनिए, डिक्री. किसी ने एक मुकदमा डाला, एक मुकदमा श्रेयांश ने किसी लेडी के खिलाफ डाला, श्रेयांश के फेवर में डिक्री हो गई, लेकिन उस लेडी के पास केवल एक घर है, रेजिडेंशियल हाउस, एक ही घर, इसमें वो रहती है. दिल्ली के अंदर अमेंडमेंट है और उसकी वजह से ये इफेक्ट है कि अगर कोई सिंगल लेडी केवल एक घर रहने भर के लिए इस्तेमाल करती है तो प्रॉपर्टी अटैच नहीं हो सकती. लेकिन वो दिल्ली के अंदर, दिल्ली सरकार ने अमेंड किया, या दिल्ली लॉ के लिए स्पेसिफिकली अमेंड हुआ. ठीक है. तो मीनिंग दियर बाई, द लेजिस्लेचर कैन आल्सो अमेंड. लेजिस्लेचर ही बार मींस सेंट्रल तो कर ही सकती है क्योंकि उसका बनाया हुआ लॉ है. स्टेट लेजिस्लेचर कैन आल्सो अमेंड दैट पर्टिकुलर प्रोसीजरल एस्पेक्ट. यहां तक समझ में आ गया? आगे बढ़ें. यस सर. अब तीसरा मैंने एक बात कही थी कि मैंने प्लेंटिफ की बात करी, प्लेंटिफ से प्लेंट आया, डिफेंडेंट की बात करी, डिफेंडेंट से डब्ल्यूएस आ गया. फिर एक वर्ड जो है रेप्लिकेशन या रिजोइंडर आता है. तो सबसे पहले तो ये दिमाग में बैठा लो कि रेप्लिकेशन या रिजोइंडर का
कहीं किसी को राइट नहीं है फाइल करने का, ठीक है। यानी जो दावा दायर हुआ उसके खिलाफ जो जवाब आया, उसके जवाब को फाइल करना राइट नहीं है, एज ए मैटर राइट आप फाइल नहीं कर सकते। प्रैक्टिस में हर कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल होता है, इवन हाई कोर्ट में होता है और आंख मीच के होता है, लेकिन इसका लॉ क्या है, एक ये पॉइंट हम डील करेंगे। ठीक, क्या रेप्लिकेशन फाइल हो सकता है या नहीं हो सकता, या रिजोइंडर फाइल हो सकता है या नहीं हो सकता है तो कहां और कैसे, ठीक है। उससे पहले अब हम वापस बैक टू स्क्वायर वन, प्लेंट पे आ जाते हैं, ठीक है। तो प्लेंट के लिए एक ऑर्डर 7 सीपीसी के अंदर डिफाइन है, एक ऑर्डर 7 जो डील करता है प्लेंट के रेस्पेक्ट में कि भाई प्लेंट क्या होगा। अब उसमें दोनों को एक साथ लेके चलूंगा, प्लेंट ऑर्डर 7, उसके पहले बनाया रिटन स्टेटमेंट ऑर्डर 8, उसके जस्ट बाद, ठीक है। ऑर्डर 6 से शुरू हुआ, ऑर्डर 6 में प्लीडिंग में जनरली बता दिया उन्होंने क्या क्या होंगे, प्लेंट भी होगा, रिटन स्टेटमेंट भी होगा, ठीक है। अब आप लोगों को दिख रहा होगा ऑर्डर 7, कैन यू, सब लोगों को दिख रहा है, गर्दन हिला के बता दो हाँ ना करें। यस सर। ठीक, ठीक है। ब्रह्मा प्लीज रिमूव। ब्रह्मा जी हटा दीजिए। सो ऑर्डर 7 की जैसे हमने बात की, तो ऑर्डर 7 के जस्ट ऊपर ऑर्डर 6 है जो जनरल प्लीडिंग्स की बात करता है। फिर उसके बाद चूंकि सबसे पहले उसमें हमने कहा कि दो चीजें होती है, प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट, तो उसके पहला क्या आया प्लेंट, तो हमने ऑर्डर 7 में प्लेंट रख लिया, हमने मीनिंग दैट लेजिस्लेचर। उसके बाद हमारी बात दुकानदारी किसकी आई, रिटन स्टेटमेंट की, तो ऑर्डर 8 में हमने रिटन स्टेटमेंट। अब बड़ा अक्सर मन में प्रश्न होता है कि भाई हमने कह तो दिया ये प्लेंट रिटन स्टेटमेंट सब कुछ, तो प्लेंट में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, लेजिस्लेचर ने वो तक आपको बता के रखा है। इसी लेक्चर की आपको जरूरत नहीं है अगर ईमानदारी से आप लोग अपनी किताबें भी पढ़ें। तो प्लेंट के अंदर क्या होगा क्या नहीं होगा, तो ऑर्डर 7 अगर आप खोल लेते हैं, उससे पहले एक और वापसी हम कर रहे हैं, प्लेंट से वापस एक और आए, हम प्लीडिंग पे दोबारा आते हैं। क्यों, जर्नल टर्म में हमें यह समझना पड़ेगा कि प्लीडिंग भाई जो हम कह रहे हैं, अभिवचन जो हम कह रहे हैं, वो बेसिकली क्या कुछ भी लिख दोगे आप, क्या आप में उसमें कौन कौन सी चीजें हैं जो लिखनी है, कैसे लिखनी है, कितनी लिखनी है, क्या गवाही भी उसमें इनकॉर्पोरेट कर दोगे कि भाई फलाने फलाने के सामने, ढिकाने ढिकाने के सामने मैंने, उसने मुझे ऐसे 2 घूसे मारे, इसके चक्कर में बेइज्जती हो गई, मैंने सूट फॉर डैमेज इसलिए फाइल किया। सो सबसे पहले प्लीडिंग की बेसिक बात है कि प्लीडिंग शैल ओनली हैव फैक्ट्स नॉट द एविडेंस, राइट। सिर्फ आपको कोर्ट को तथ्य बताने हैं, और तथ्य भी कौन से बताने हैं, सारी कहानी नहीं गानी। सुबह 4:03 पे मैं उठा तो मुझे पड़ोस में शोर हो रहा था, शोर होने से मेरा मन खराब हुआ, फिर मैं दूसरे पड़ोसी के पास गया, मैंने पड़ोसी से बात की, उसने मुझे बड़ी दिलासा दी, उसने पानी पिलाया, बैठाया, 2 घंटे में उसके नाश्ता करता है। नॉट ऑल दिस बुलशिट, यू हैव टू स्टेट फैक्ट्स बट ओनली मटेरियल फैक्ट्स, जिनकी की कोर्ट पढ़ के एक अंदाजा लगा सके भाई आपने कोर्ट का दरवाजा क्यों खटखटाया है। जी मैं सुबह उठा, मुझे बगल में शोर सुनाई दे रहा था, फलानी मंदिर से घंटियां बज रही थी, मैं डिस्टर्ब हो गया, ये मटेरियल फैक्ट है। क्योंकि हो सकता है आपने ये मांगे हो रिलीफ कि भाई बंद कराओ, मैंडेटरी इंजंक्शन मांग रहा हूँ, ये घंटियां खामखा क्यों बजती हैं, या मस्जिद में अजान क्यों होती है, या सामने वाला अपना कंस्ट्रक्शन जो है रात को 10 बजे क्यों करता है, ठीक है। तो व्हाट यू हैव टू स्टेट इज नॉट द एंटायर स्टोरी, but only those fine pointers, only those material points by which a court can understand। ये भी नहीं कि आपने लिख दिया केवल मैं सुबह उठा और उठ के मैंने शोर सुना, मैं बहुत डिस्टर्ब हूं, पैसे लाओ। ये भी नहीं कि केवल आपको केवल कुछ भी लिख देने से, आपको एक कहानी लिखनी है, जो कहानी मैटेरियल फैक्ट्स पे बेस होनी चाहिए, फालतू की कहानी की आवश्यकता नहीं है, और किसी साक्ष्य की एविडेंस की आवश्यकता नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, इट शुड बी नंबर्ड इन पैरास। ये नहीं कि आपने एक चिट्ठी की तरह लिख दिया, सविनय निवेदन है कि, और पूरा एक बगैर लाइन ब्रेक करे 6 लाइन के हिसाब लिखते 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 6 पेजों में आपने 160 लाइन बगैर फुल स्टॉप कोमा के ठोक दी। यू कैन नॉट डू दैट, यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट। सो वन इज यू हैव टू स्टेट द मटेरियल फैक्ट्स, नंबर 2 यू हैव टू स्टेट द थिंग्स इन पैरास, पैराग्राफ में बताओगे आप, 2 हो गए। उसके बाद नंबर 3, आप फिर ये बताओगे कि इन कहानी से आपका कारक क्या है, कॉज ऑफ एक्शन क्या है, क्या ऐसी बात हुई इस पूरी कहानी से
जिसने आपको कोई राइट दिया। कैसे? जैसे कि पहले से ही स्टेट गवर्नमेंट ने ये कह रखा है कि कोई भी व्यक्ति भाई आपके पड़ोस में एक रूल है या एक्ट है या कोई रेगुलेशन है कि एक व्यक्ति सुबह 6 बजे से शाम को 8 बजे तक पार्टी कर सकता है, और आप नहीं लिखा कि भाई मैं बड़ा दुखी हुआ, 7 बजे पार्टी कर रहे थे, मैं दुखी हो गया, मुझे ये रिलीफ दिला दिया जाए। ठीक, ये रिलीफ आपका पहले से ही एस्टैब्लिश एक्ट से बाहर है। समझ में आ रहा है भाई? सुनाई दे रहा है? यस Yes, sir. दो लोग, यस सर, 80 की स्ट्रेंथ में 2 लोगों की आवाज आती है। चलो, तो अल्टीमेटली आपको क्या क्या करना है बता सकता है? जब सुनाई दे रहा है तो मुझे 3 पॉइंट मैंने बताया, जरा रिपीट कर दो कोई। Sir, क्या it क्या? must include only the material facts. हम्म It should be in paragraphs. इट शैल नॉट इंक्लूड एविडेंस। नेगेटिव याद रखिए कि इसमें एविडेंस नहीं देनी है आपको। Okay, sir. इट हैज टू टेल हाउ द राइट हैज एक्रूड टू यू, कॉज ऑफ एक्शन के फॉर्म में हो गया। ठीक है, इसके बाद आपको डेट्स, नंबर्स वो भी बताने। मान लीजिए आपने मनी डिग्री मांगी किसी से, तो किस डेट पर आपने पैसे दिए, किस डेट पर आपको वापस मिलने चाहिए थे, और कितने मिलने चाहिए थे, या कोई ब्याज मांगा या नहीं मांगा, तो क्यों मांगा, क्या आपका कोई एग्रीमेंट था, कोई कॉन्ट्रैक्ट था या नहीं था। तो ये प्लीडिंग्स में आपको बताना पड़ेगा, और एंड में आपको क्या करना पड़ेगा? अल्टीमेटली यू हैव टू आस्क फॉर ए प्रेयर। सिर्फ कहानी लिख के आप चले गए और कोर्ट से कुछ मांगा नहीं, तो कोर्ट विल थ्रो दैट प्लेंट इन डस्टबिन कि भाई हमारे पास क्या करने आए हो, कहानी सुनाने आए हो क्या? हम कहानी सुनने के थोड़ी यहाँ बैठे हैं। आपकी कहानी सुन ली, समझ में आ गया, ग्रीवेंस समझ में आ गया, लेकिन मांगा क्या है? 2 लाख मांगे हैं, 10 लाख मांगे, इंजंक्शन मांगा है, मैंडेट इंजंक्शन मांगा है, रिकवरी मांगी है, डैमेजेस मांगे हैं, मांगा क्या है तो बताओ। सो दैट शुड बी ए जर्नल फॉर्मेट फॉर द पर्पस ऑफ seeking a relief in the form of pleading, be that plaint or whatsoever it is। समझ में आ गया? ये प्लीडिंग्स जनरली है। इसके साथ साथ फिर ऑर्डर 6 रूल 15 बड़ा ध्यान ना दिया गया बेचारा प्रोविजन है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, परंतु ध्यान नहीं देते लोग। इट इज इन रेस्पेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ प्लीडिंग्स, कि जो कुछ आपने कहा है वो सही है और कैसे सही है। ठीक है, इसमें लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। ए पर्सन while approaching the court has to form the pleading as prescribed under order 6 and has also to make a verification clause Under order 6. and has also to make put a verification clause under order 6 rule 15। ठीक है, अब यहीं रुको, लेकिन दिमाग में इस बात को क्लियर करो कि ये जो वेरिफिकेशन क्लोज की कहानी अभी हम कर रहे हैं, ये हम उन प्लीडिंग्स के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं जो सीपीसी से गवर्न होती हैं। हर प्लीडिंग वेरीफाई करना जरूरी नहीं है। हम रिट में जाते हैं ना, वो भी एक वेरिफिकेशन, वो भी एक प्लीडिंग है, लेकिन वहां वेरिफिकेशन नहीं होता, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। सो वो प्लीडिंग्स जो सीपीसी से गवर्न होती हैं उन पर ही ऑर्डर 6 रूल 15 लगेगा, या किसी और जगह जहां सीपीसी अडॉप्ट की है वहां लगेगा। मान लीजिए एक ट्रिब्यूनल है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, कैट आपने सुना हो, उसके अंदर पिटीशंस फाइल होती हैं, उन्हें हम ओए कहते हैं, ओरिजिनल एप्लीकेशंस। या डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल आप लोगों को सुना होगा, डीआरटी, एनसीएलटी सुना होगा। उन सब के अंदर जो डिफाइंड एप्लीकेशंस या पिटीशंस हैं, वहां जहां जहां उन्होंने सीपीसी को अडॉप्ट किया वेरिफिकेशन के पर्पस के लिए, जैसे कि डीआरटी एक्ट में किया गया, तो वहां ओए के कंटेंट भी वेरीफाई होते हैं। और लिखते कैसे हैं? वेरिफिकेशन लिखा, वेरीफाइड ऑन दिस डे। अब वेरिफिकेशन में क्या क्या होगा? वेरिफिकेशन सबसे पहले तो ये लिखा जाएगा कि भैया किस दिन आप वेरीफाई कर रहे हो। साइन करोगे, बताओगे भी आज मैं मुकदमा फाइल करने जा रहा हूँ और आज वेरीफाई कर रहा हूँ, एक दिन पहले कर रहा हूँ, कब कर रहे हो। ठीक है, तो वेरिफिकेशन कैसे होगा? वेरीफाइड ऑन दिस डे ऑफ सच एंड सच, दिन, तारीख क्या है? 20 तारीख, 20th डे ऑफ मार्च 2021, दैट क्या। अब इसके आगे क्या लिखोगे?
दैट द कंटेंट्स ऑफ, तो ऊपर जो कुछ हमने कहानी गाई थी प्लेंट में, पिटीशन में, एप्लीकेशन में, उसके जितने भी कंटेंट्स हैं उनके कौन से, अभी हमने बताया ना पैराग्राफ में हमने बांटना है। क्यों बांटने की जरूरत पड़ी पैराग्राफ में? इसलिए कि हमारे मुकदमे में कुछ हिस्सा ऐसा हो सकता है जो हमें खुद पता हो, कुछ ऐसा हिस्सा हो सकता है जो हमारे वकील साहब ने हम समझाया, अरे तुम्हारा तो लीगल राइट बनता है, तुम तो डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, तुम तो इंजंक्शन क्लेम कर सकते हो, तुम तो रिकवरी क्लेम कर सकते हो, तुम तो रेस्टिट्यूशन क्लेम कर सकते हो। तो वो हमें नहीं पता, जनरल पब्लिक को बेचारे को क्या पता, हर आदमी कानून नहीं पढ़ता ना उम्मीद की जाती उससे। तो वो वेरिफिकेशन इसीलिए पैराग्राफ में करा ताकि पता चल सके कि कौन सी बात तुम्हें खुद पता है, कौन सी बात लीगल एडवाइस में आई और कौन सी बात तुम्हारी प्रेयर है। ठीक, तो वेरीफाइड ऑन दिस डे ऑफ सच एंड सच मार्च 2021 दैट द कंटेंट्स ऑफ, फिर लिखोगे पैरा नंबर डैश, जो भी पैरा इतने टू इतने 1 to 3 1 to 5 जितना भी, कि आर ट्रू एंड करेक्ट। ठीक है, टू माई नॉलेज एंड बिलीफ, अगर पर्सनल नॉलेज है, हो सकता है किसी कंपनी की प्लीडिंग हो, आप एक डायरेक्टर हो, आप एक एआर हो, एक एजेंट हो, तो आपकी नॉलेज रिकॉर्ड पे बेस्ड हो सकती है। समझ रहे हो बात को, आ रही समझ में नहीं? कंपनी के डॉक्यूमेंट देख के हो सकता है, तो आर ट्रू एंड करेक्ट एज पर माई नॉलेज एंड बिलीफ बेस्ड ऑन रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी, वहां जोड़ दोगे। ठीक, एंड दैट ऑफ द पैरा नंबर इतना एंड इतना आर ट्रू एंड करेक्ट और बिलीव टू बी करेक्ट एज पर लीगल एडवाइस रिसीव्ड, कि वकील साहब ने बताया था। अब वकील साहब जो आप लोग बनोगे या जज बनोगे, वो क्या, जज तो किसी को बता नहीं रहा, पढ़ेगा क्या क्या बताएगा और किसे बताएगा, क्या बता सकता है, वो हम प्लीडिंग के दूसरे हिस्से में देखेंगे। लास्ट में लिखेंगे लास्ट पैरा इज प्रेयर बिफोर दिस कोर्ट। ठीक, वो कोई बता रहे भाई मैं तो सिर्फ अपनी प्रेयर लिख रहा हूं, बाद में वेरिफिकेशन और साइन हो गया। अब इसकी हमने वेरिफिकेशन, ये दोनों चीजें दोनों जगह लागू होंगी, प्लेंट पे भी और रिटन स्टेटमेंट पे भी, एंटायर प्लीडिंग पे। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हमने दो मोटे तौर पे दो बातें कही कि एक तो एक व्यक्ति को अपनी खुद की नॉलेज से पता हो या कहीं किसी रिकॉर्ड को पढ़ के पता करे, और दूसरा लीगल एडवाइस पे बेस हो। तो लीगल एडवाइस पे क्या बेस होगा, कोई उदाहरण दे सकता है? कहानी बता रहे थे अभी, हमने टुकड़े में तोड़ा था। सर हम क्या डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं? वो तो प्रेयर हो गया ना, वो तो समझा दिया आपने, लेकिन वो कैसे? किसी ने इंटर्नशिप नहीं की यहाँ तक, कभी कोर्ट के धक्के नहीं खाए? राइट, हाँ हाँ ठीक है, बोलो आप पहले बोलो। हाँ, हमारे जैसे फॉर एग्जांपल राइट ऑफ मेंटेनेंस, कोई बाई चांस अगर कोई लेडी है उसको डिवोर्स हो भी जाता है, उसके बाद भी वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है या नहीं कर सकती, वो एज ए लीगल एडवाइजर हम किसी को बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन प्लीडिंग की रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं हम। मुकदमे में जो लिखेंगे वो कभी ये नहीं लिखेंगे कि मैं राइट लीगली, हाँ, इसको दूसरे तरीके से आप डिफाइन कीजिए, कि जैसे कि 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, अभी हम और पढ़ेंगे आगे। प्लीडिंग का एक पार्ट ये भी है कि आप कोर्ट को ये बताओगे कि उसका जुरिस्डिक्शन है, कोर्ट खुद एज्यूम नहीं करेगी, आपके ही प्लीडिंग में ये लिखना पड़ेगा आपको कि द कोर्ट हैज द जुरिस्डिक्शन। अब जुरिस्डिक्शन कैसे, आम आदमी को क्या पता भाई जुरिस्डिक्शन क्या होता है, हिंदी क्या होती है जुरिस्डिक्शन की, कौन बताएगा? मैं बहुत परेशान करने वाला टीचर। सब पर्टिकुलर सर अलग अलग कोर्ट्स का अलग अलग हिंदी 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 भाई। सर जितने भी कोर्ट्स होते हैं सर उनका अलग अलग एक दायरा डिफाइंड है ऑलरेडी, कि वो उसी उसमें जजमेंट कर सकते हैं, उसके फर्दर या आगे बियॉन्ड जाके नहीं कर सकते। हिंदी आपने उर्दू भी बोली, अंग्रेजी बोली, हिंदी नहीं बताई। सर अधिकार, अधिकार राइट ना, अधिकार। अधिकार क्षेत्र या न्यायाधिकार क्षेत्र या न्याय क्षेत्र। ठीक, तो अब जो जुरिस्डिक्शन है वो उसका बनता है या नहीं बनता। अब जुरिस्डिक्शन के भी दो हिस्से होते हैं। ठीक है, दो तरीके के जुरिस्डिक्शन होते हैं, एक टेरिटरी वाइज कि भाई यहां से यहां तक इसकी दुकानदारी है, और एक पेक्यूनरी। याद के लिए आप लोग लिख लीजिए, जुरिस्डिक्शन कैन बी ऑफ टू नेचर और शुड बी रादर, is always in two ways, one is pecuniary, second is territorial। ठीक, कैसे कि एक वकील साहब जो है करकटडुमा कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं या हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं या मान लो पटियाला हाउस में प्रैक्टिस करते हैं या नोएडा बैठते हैं। एक आदमी चल के आया, उसने कहा जी ऐसे ऐसे मेरा झगड़ा हुआ था या मैंने पैसे दिए थे और फलाने व्यक्ति को दिए थे, और वो जो है प्रीत विहार में रहता है। उस बेचारे को तो पता नहीं कि मुकदमा कैसे डलना है या कहाँ डलना है,
तो फिर वकील साहब उसे बताएंगे कि भाई चूंकि डिफेंडेंट हमारा सेक्शन 16, 17, 18, 19, 20 सीपीसी में लिखा है कि भाई जुडिक्शन कोर्ट का कैसे डिसाइड होता है। तो जैसे मान लिया आपने पैसे की बात करी है, या तो वहां होगा जहाँ कोज ऑफ एक्शन हो, या वहां होगा जहाँ डिफेंडेंट रहेगा। ये बात अब बेचारे आदमी को तो पता नहीं, तो वकील साहब उसे ज्ञान देंगे कि भाई देख ऐसा है, प्रीत विहार रहता है ना उसका एड्रेस, हाँ तो प्रीत विहार की कोर्ट पड़ती है ककरडुमा, ठीक, और जिला पड़ता है ईस्ट, तो ईस्ट जिले में जो कोर्ट होगी ककरडुमा में, वहां तेरा मुकदमा जाएगा, राइट। सो दिस इज वन ऑफ द पैरा, जब आप लिखेंगे अपने पैरा में, अपने प्लेंट में, दैट द कोर्ट हैज द ज्यूरिसडिक्शन टू एंटरटेन द प्रेजेंट सूट फॉर रिकवरी, राइट। सो ये कैसे डिफाइन हुआ, ये वकील साहब ने ज्ञान दिया उस बेचारे आने वाले व्यक्ति को, एक पार्ट। दूसरा ये कि उस व्यक्ति ने आके तुमसे ही कह सकता है कि भाई वकील साहब मुझे उससे 5 लाख रुपए लेने हैं, या ये कह सकता है वकील साहब मुझे उससे 2 लाख रुपए लेने हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में चूंकि दिल्ली के अंदर ज्यूरिसडिक्शन पेक्यूनरी 2 जगह बटा हुआ है लोअर कोर्ट में, एक 3 लाख से नीचे और एक 3 लाख से 2 करोड़ तक। 3 लाख से 3 लाख या 3 लाख से नीचे तक के सारे मुकदमे जाते हैं सीनियर सिविल जज के पास, 3 लाख से 2 करोड़ तक जाते हैं डिस्ट्रिक्ट जज के पास, राइट। तो ये दूसरा जुडिक्शन हो गया। तो वो उसने कहा अगर 2 लाख कहा तो आप उसका मुकदमा सीनियर सिविल जज के यहाँ फाइल करोगे, ये बात भी आप ही उसे समझाओगे और बताओगे, उसे तो नहीं पता। और उसने कहा कि 5 लाख, तो 3 लाख से ऊपर जैसे हो गया 2 करोड़ तक, तो हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ, तो डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ फाइल होगा, ठीक है। ये एक लीगल पैरा जो आप नॉलेज वेरिफिकेशन के रेस्पेक्ट में देते हैं। नंबर 1 उदाहरण हो गया। नंबर 2 कोई और उदाहरण? मान लीजिए हम बात करते हैं लिमिटेशन की, पैसा रिकवर करने की लिमिटेशन कितनी है भाई, कौन बताएगा? एनीबॉडी? So maybe I am wrong, but is it 3 years? ठीक है। और कब्जे की, पजेशन के सूट फाइल करने की कितनी है, कौन बताएगा? So 12 years. राइट। सो अब कोई व्यक्ति आपके पास आया, उसने कहा कि भाई ऐसे मैंने 2018 में एक व्यक्ति को पैसे देते जनवरी 2018 में, और वो आया आपका मार्च 2021 में, ठीक। उसने कहा जी मेरे पैसे रिकवर करवा दो। उन्होंने कहा भैया रिकवर तो हो नहीं सकते, 3 साल निकल गए, तेरे पे कोई चिट्ठी पत्री है, कोई ऐसी बात है जहां उसने एक्नॉलेज किया हो? तो जब आप लोग लिमिटेशन एक्ट पढ़ोगे तो उसमें एक सेक्शन 18 आता है और एक सेक्शन 19 आता है जो एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेब्ट की बात करता है कि कोई व्यक्ति अगर किसी से कोई कर्जा ले ले और चूंकि वो कर्जा 3 साल के अंदर चुकाना होता है और वो 3 साल में ना चुकाए तो टाइम बार डेब्ट हो जाता है, तो बगर वो 3 साल के अंदर अंदर राइटिंग में एक एक्नॉलेजमेंट दे दे किसी व्यक्ति को, हाँ भाई तेरे पैसे मैं और दूंगा या तब दे दूंगा, तो जिस दिन वो देगा उससे 3 साल और बढ़ जाती है। तो जब वो आदमी आया, श्रेयांश आया, क्या नाम है इसका, आयुष, आपका नाम आयुष है, हाँ, आयुष जी के पास आया, उसने कहा जी आयुष जी मेरे ऐसे ऐसे पैसे फंसे हुए हैं, राणा जी ने पैसे नहीं दे रहे। तो उन्होंने कहा भैया कब दिए थे? 2018 में। अब आ रहा हूँ मुझे मार्च में 2021 में। उन्होंने कहा तुम नहीं मिलते, वो तो नहीं देंगे। नहीं, फिर आयुष ने पूछा कि भाई ऐसी बात है कि कोई चिट्ठी पत्री भी लिखत पड़त हुई? तो नहीं, हाँ एक बार उन्होंने चिट्ठी लिख के तो थी मेरे को 2020 में कि हाँ तुम्हारे पैसे दे दूंगा इतने ब्याज के साथ या इतने दिन में दे दूंगा। उन्हें लाओ वो चिट्ठी लाओ, ठीक। तो ये लीगल नॉलेज उसे किसने बताई? लॉयर ने बताई। ये फैक्ट कि दैट द सूट इज स्टिल मेंटेनेबल when 3 years have already elapsed from the date of giving of the loan. This factum has been conveyed by whom? By the lawyer to the client, to the plaintiff. तो ये लीगल नॉलेज उसके एस्पेक्ट पे आ गई। So basically there will be 2 sets of facts. One set of facts will be dependent on the personal knowledge of the plaintiff derived from his own belief or from some records, and the other part will be derived from the legal advice. और उसको हम वेरिफिकेशन क्लोज में ऑर्डर 6 रूल 15 में रखेंगे। यहां तक कोई संदेह, कोई सवाल पूछो भाई, क्योंकि जो कहानी है ना वो सारी प्लेंट के अंदर ही है। WS और काउंटर क्लेम में ऐसा कुछ दिमागदारी चीज नहीं है ज्यादा। हाँ बोलो भाई, किसी को कोई सवाल, कुछ कंफ्यूजन? नहीं, वेरी गुड। चलो अब उसके बाद फिर हम जो आगे, ये तो मोटी बात हो गई, प्लेंट में हमने बता दिया क्या लिखेंगे,
साथ ही साथ प्लेंट में हमने ये भी बताया कि जो लिखना पड़ेगा पैराग्राफ में, आपने रिमेंबर किया, सबसे टॉप पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, कोर्ट का नाम भी लिखना पड़ेगा, ठीक, इन द कोर्ट ऑफ व्हाट। अब ये बड़ी अजीब सी बात है कि ये 2002 में सब्स्टिट्यूट करना पड़ा सीपीसी में, मतलब आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स ये क्या हुआ, इतने सालों तक क्या चलता रहा, कैसे चलता रहा। उसके अलावा आप अपने मुकदमे का एक और जरूरी हिस्सा आप लोग देखते हुए लिखा जाता है मीमो पार्टीज, देखा किसी ने, ठीक। तो मीमो पार्टीज हम अलग से लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट है ऑर्डर 7 की, वो बताता है कि आदमी जो कोर्ट के सामने अप्रोच कर रहा है उसे अपना नाम, अपना पता, कहाँ का रहने वाला है, क्या उम्र है, वो सारी बतानी पड़ेगी, और सामने किसके खिलाफ मुकदमा डाला उसका नाम, उसका एड्रेस भी देना पड़ेगा। तो चाहे तो प्लेंट के अंदर ही लिख दो, लेकिन सुविधा के लिए वो रूल्स में, अब मैंने आपको फिर बता रहा हूं, वापस आ रहे हैं, बताया था ना हर हाई कोर्ट अपने हिसाब से एक रूल बनाएगी सुविधा के लिए। अब बार बार प्लेंट में अगर वो चीज लिखी है तो बार बार पलट के पेज ना देखना पड़े और एक आइडेंटिफाइड पेज हो, उसके लिए उन्होंने मीमो पार्टीज का फॉर्मेट बना दिया कि भैया पार्टीज की डिटेल्स आप मीमो पार्टी में स्पेसिफिकली अलग पेज पे लिख के दोगे, ठीक है, ये हो गया। और उसके अंदर भी लिखो, प्लेंट के अंदर भी लिखा होना चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, मीमो पार्टीज तो लगा दी, लेकिन जब प्लेंट का पैराग्राफ शुरू हुआ, इन द कोर्ट ऑफ सच एंड सच इन मैटर ऑफ इन रिगार्ड सिविल सूट नंबर सच एंड सच ईयर सच एंड सच इन द मैटर ऑफ राम सिंह वर्सेस श्याम सिंह, क्यों, क्योंकि जी राम सिंह का पूरा पता, नाम पता मैंने पहले लिख रखा, श्याम सिंह का लिख रखा, वो गलत है। आपको प्लेंट में भी लिखना पड़ेगा राम सिंह सन ऑफ इतना रेजिडेंट ऑफ इतना प्लेंटिव वर्सेस श्याम सिंह सन ऑफ इतना रेजिडेंट ऑफ इतना ठिकाना डिपेंडेंट, ठीक। एक इसके अलावा और क्या करना है आपको, ऑर्डर 7 और आपसे क्या उम्मीद करता है, अगर कहीं कोई व्यक्ति जिसके खिलाफ आप रिलीफ मांग रहे हो या जो व्यक्ति रिलीफ मांगने जा रहा है, ठीक, वो माइनर हो, तब क्या होगा, माइनर मुकदमा नहीं फाइल कर सकता और माइनर के खिलाफ भी मुकदमा फाइल नहीं हो सकता, फाइल इन द सेंस कि फॉर द पर्पज ऑफ रिलीफ। तो अगर आपका जिसके खिलाफ मुकदमा डाल रहे हैं वो माइनर है तो आपको बताना पड़ेगा कि वो माइनर है। क्यों बताना पड़ेगा, कोई दिमाग लगा सकता है, और उसका कोर्ट करेगी क्या, कोर्ट को तो अपना मुकदमा चलाने से मतलब होना चाहिए था। बताओ भाई, कोई सोच के बता सकता हो तो। म्यूट है आपका माइक, जो बोल रहे हैं। तो माइनर के साथ क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ वो वैलिड ही नहीं होता। अरे मालिक, कॉन्ट्रैक्ट तक तो हम पहुंचे, जरूरी थोड़ी है कॉन्ट्रैक्चुअली हमारा मुकदमा हो, सिंपल रिकवरी हो सकती है। हो सकता है माइनर ने फेंक के मुझे पत्थर मारा, मुझे डैमेजेस क्लेम करने के, मेरा घर तोड़ दिया। माइनर के लिए लाइक वो जो पूरा सिस्टम जो होता है वो अलग तरीके से करा जाता है कोर्ट में, इस वजह से बताना होता है कि माइनर है या मेजर है। दिक्कत ये है, आप लोग ना सीधे सीधे ना रावण के मरने पहुंच जाते हो। राम का जन्म होना जरूरी है ना रावण के मरने के लिए। एक सेकंड आप लोग लीजिए। सब लोग, मैं समझ रहा हूँ ब्रेक की आवश्यकता महसूस हो रही होगी, कोई बात नहीं, 2 मिनट का ब्रेक अभी दूंगा, पहले जो बात चल उठी है उसको हम लोग पूरी कर देते हैं। एवरीबडी विल हैव अ 2 मिनट्स ब्रेक फॉर दैट। हम कहाँ थे, हमने बात की थी कि अगर कोई माइनर है उसके खिलाफ हम मुकदमा फाइल कर रहे हैं तो माइनर का बताना जरूरी माइनर है, क्यों, क्योंकि जब लॉ ये कहता है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ अगर वो माइनर है तो ही कैन नॉट बी शूड, पहली बात। दूसरा फर्क क्या है, फर्क यह है कि जब ये हमने पहली लाइन ड्राइव हो गई तो कहीं ना कहीं कोर्ट की ये जिम्मेदारी है कि वो एक माइनर को उस स्थिति से प्रोटेक्ट करे, साथ में प्लेंटिफ को भी करे, वरना पता चला कल को डिक्री होगी एग्जीक्यूट कैसे हो। और ये भी हो सकता है कि माइनर जो है उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए दुनिया में कोई हो ही ना, कोई गार्जियन ना हो, उसका नेचुरल गार्जियन ना हो, कुछ ना। तो अगर कोई नहीं होगा तो कोर्ट उसमें प्लेंटिफ से पूछ ले भाई तुमने माइनर को बनाया है, इसका कोई गार्जियन है कि नहीं है, तो आप या तो कहोगे है या नहीं है,
है तो आप उसे पार्टी बना दो, या नहीं है तो कोर्ट उसमें फिर एक गार्जियन एड लिटम अपॉइंट करेगी। ये कोर्ट की जिम्मेदारी है कि अगर कोई माइनर पार्टी है और उसका कोई गार्जियन अवेलेबल नहीं है ऑन रिकॉर्ड जो उसके हितों को प्रोटेक्ट कर सके, देन द कोर्ट विल अपॉइंट ए गार्जियन एड लिटम। ठीक, कि ताकि वो कौन होगा उसके लिए अलग से पूरा प्रोविजन उन्होंने सीपीसी में किया, पर मैं मोटे तौर बता रहा हूं क्योंकि आज हमारा लेक्चर रीडिंग्स पे ज्यादा कन्फाइन रहना है। सो ए पर्सन विल बी अपॉइंट, वो कोई वकील हो सकता है, उस गार्जियन का कोई रिश्तेदार हो सकता है, कोई एनजीओ से रिलेटेड पर्सन हो सकता है, जिसका की इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या है, द पर्सन हु इज टू बी अपॉइंटेड एज गार्जियन एड लिटम शुड नॉट हैव एनी एडवर्स इंटरेस्ट अगेंस्ट द माइनर। ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए कि जिसको अपॉइंट किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं उसका कोई हित उस गार्जियन के हितों के खिलाफ खड़ा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? चलिए, तो एक माइनर का भी हमें बताना पड़ेगा। तो ये मोटे तौर पर हमारी प्लेंट की कहानी हो गई। इसके बाद हमारा रिटन स्टेटमेंट, मुझे लगता है कि क्या अराउंड इस क्या टाइम हो गया? 2:34। तो आई थिंक तुम सभी लोगों को, मुझे भी लग रहा है बैठा बैठा 2 घंटे को जस्टिफाइड नहीं है। वी में टेक ए मिनट, सिंगल मिनट ब्रेक, पानी वानी पीना है तो आप लोग 1 मिनट के अंदर खोलो। वी आर जस्ट म्यूटिंग आवरसेल्व्स। 1 मिनट बाद ज्वाइन करते हैं। 1 मिनट का मतलब 1 मिनट।
Sir, your mic is on mute. ओ बाकी सब दुखी हो गए, भाग गए। आर दे स्टिल हियर? चलिए ठीक। अच्छा, अब प्लेंट का क्या क्या समझ में आया? यहां तक कोई सवाल है तो पहले सवाल पूछ लो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। कोई सवाल है किसी का अब तक किसी बात को लेकर? प्रियांश, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? मुझे बड़े अच्छे लगते हैं ऐसे स्टूडेंट जो बिल्कुल तुरंत समझ जाते हैं सारी चीजें। डाउट्स ही नहीं होते। दे आर लाइक मोदी जी, कोई डाउट नहीं, हमेशा संदेह से परे हैं। अच्छा चलो, तो इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो हमारा प्लेंट है उसका क्या है? एक है कॉज ऑफ एक्शन। आप लोगों ने सुना क्या होता है? क्या मतलब है कॉज ऑफ एक्शन का? एनीबॉडी? सर वो वजह जिसकी वजह से प्लेन डालने की जरूरत पड़ी। ठीक है, और कोई हिंदी बता सकता है? ये तो वजह तो सब उर्दू हो गया, कोई हिंदी बोल सकता है? सर क्या किस कारण से आप फाइल कर रहे हो कंप्लेंट? अच्छा, और छोटा कर दीजिए, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा हो गया, पूरा Sir, सेंटेंस हो। बाद कारण। एब्सोल्युटली। सो द कॉज ऑफ एक्शन, एक्शन यानी जो आप कर रहे हो, एक्शन क्या कर रहे हो? यहाँ दावा डाल रहे हो, दावा हो गया। कॉज माने कारण हो गया, दावा डालने का कारण ये बात कारण और छोटा हो गया। तो यू हैव टू टेल टू द कोर्ट इन योर प्लेंट दैट व्हाट हैज बीन द रीजन व्हाई यू हैव कम टू द कोर्ट। वो कहानियां तो बतानी है जो ऊपर बताई है सारी, लेकिन एक पैरा स्पेसिफिकली लिखना पड़ेगा। और कॉज ऑफ एक्शन होता क्या है उसे एक लाइन में लिखो, आपने वो पढ़ा भी होगा। कॉज ऑफ एक्शन इज ए बंडल ऑफ फैक्ट्स, लिखना चाहे तो लिख लीजिए। A cause of action is a bundle of facts which gives right for initiation of a claim oblique suit। ठीक है, ये cause of action अपने आप में तथ्यों का एक छोटा नरेशन ऐसा होता है, ऐसी कहानी होती है जिसको पढ़ के ये समझ में आता है कि जो व्यक्ति कोर्ट आया है उसे कोर्ट आने का अधिकार प्राप्त हुआ है ताकि वो कोर्ट से कुछ मांग कर सके। राइट? उसमें छोटे तौर उस पैरा में, बाकी सारी कहानी तो आप लिखोगे, लेकिन पैरा स्पेसिफिकली लिखोगे छोटे तौर पर। एक पैर में नरेशन लिखोगे ब्रीफ। कैसे? एक बड़ा सा कहानी हुई, राम श्याम से पैसे लिए थे, श्याम ने इतने दिन में बताने थे, उसने चुकाए नहीं, फिर उनका एक दिन झगड़ा हो गया, वो घर पे गया, उसने मार पिटाई हो गई, उसके बाद उसने एक चेक दिया, चेक देने के बाद चेक वो बाउंस हो गया, पूरी कहानी आपने लिख दी। तो कॉज ऑफ एक्शन के पैरा में आप क्या लिखोगे? कब कब मोटे तौर पर आपको राइट मिला। जैसे that the cause of action to file this suit has arisen on 12 जनवरी 2020 when defendant has taken a loan of rupees such and such. It further arose when he denied on such and such, or it further arose। किसी का माइक ऑन है, म्यूट करो भाई, creating disturbance। हाँ, it further arose on such and such when a check of rupees such and such was given। It arose on such and such date when it was returned for insufficiency of fund या check dishonor हो गया इस वजह से उसे I demand, I sent a legal notice, it was not adhered to, so I have come before the court। सारी कहानी ऊपर लिख के एक ब्रीफ नरेशन सारे ऐसे फैक्ट्स का जिसके बेसिस पे और जहां से शुरू होकर जहां पर खत्म होता है आपका वो कारण जिसकी वजह से आप कोर्ट आए हैं और जिसकी वजह से आपको कोर्ट को रिलीफ देना चाहिए। कैसे? दूसरी बात का क्या मतलब हुआ? आना तो ठीक है, मान लीजिए आप ना पैसे दिए थे 2017 में, अगेन वी आर रिपीटिंग, 2018 में उसने मना किया, 2019 में नोटिस दे दिया, ठीक, और 2020 में आप चुपचाप बैठे। लास्टली आपका जो कारण बन रहा था वो 2000
19 में बन रहा था अगर, तो 22 तक मुकदमा, मान लो 16 तक बन रहा था, 19 तक ये, तो अब 21 में क्या करना है कोर्ट को? कोर्ट हैज टू सी कि वेदर योर सूट इज मेंटेनेबल एट द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ इट फॉर वेरियस रीजंस। जैसे कि एक उदाहरण तो हमने एक तरीके का ही समझा, टीनेंसी लॉज पढ़े हैं किसी ने, रेंट एक्ट, कंट्रोल एक्ट, कहीं का भी। आप सब लोग, मुझे सिर्फ 4 लोग दिख रहे हैं, तो 4 में से मुझे बताएंगे कि सारे आप लोग, अच्छा सारे एमईटी के स्टूडेंट्स हैं जो भी हैं। किसी ने दिल्ली कोर्ट के अंदर कभी आना जाना हुआ है आप लोगों का, या नोएडा कोर्ट के अंदर गए हैं आप लोग? चलो, तो एक डिफरेंस और मैं आपको समझा दूं, वो हम रूल्स पे जाएंगे तो उसकी आवश्यकता पड़ेगी, उससे पहले वापस आते हैं कॉज ऑफ एक्शन से, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। लास्ट में आपका कॉज ऑफ एक्शन हो गया, बंडल ऑफ फैक्ट्स हो गया, और उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बात जो ऑर्डर 7 आपसे उम्मीद करता है, आपको यह भी कोर्ट को बताना पड़ता है कि मान लीजिए आपने अपना कोई अधिकार अगर छोड़ दिया है तो, या कहीं सेट ऑफ वर्ड सुना है आपने? सेट ऑफ क्या होता है? तो लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हमारा जैसे 3 लाख का कोई केस था जो ड्यू था सामने वाले की तरफ से, लेकिन हमने उसमें कम में बातचीत करके आपस में 1 या 1.5 लाख में हमने उससे निपटा लिया है, वो Sir, सेटअप it's होगा। based, नो sir, it's, सॉरी, दैट सेटलमेंट, फुल सेटलमेंट, फाइनल सेटलमेंट, सॉरी, सेट ऑफ इज sir, लाइक it's कोई काउंट। basically, एक sir, एक करके, हाँ श्रेयांश बोलो। हाँ sir, it's basically the counter claim जो किया जाता है सर, प्रभु, उसको सेट ऑफ कह सकते हैं। नहीं नहीं, सेट ऑफ अलग है, काउंटर क्लेम बिल्कुल अलग है, सर बाकायदा उनके लिए प्रोविजन अलग है। हाँ सर, अपना कोई अधिकार छोड़ देना, मतलब अगर ज्यादा की रकम है तो आपने कम की रकम क्लेम करिए। नहीं, वो रेलिंक्विशमेंट है। सेट ऑफ आई थिंक जो बचा हुआ अमाउंट है वो क्लेम करना। कौन बोला? क्रॉस क्लेम सर, नहीं, क्रॉस क्लेम काउंटर होता है। इससे पहले किसने बोला था? सम एएस आशी। हाँ, तो भाई आप सब लोगों का एक तो बड़ा अच्छी बात यह है कि किसने वीडियो ऑन नहीं किया, कुछ ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं या सोते रहते हो कि चलो भाई हमारी नींद में डिस्टर्बेंस ना हो। सेट ऑफ का मतलब क्या है? ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, एक सेट और एक ऑफ। जब किसी भी वर्ड के पीछे ओ डबल एफ लग जाता है तो वो कहीं ना कहीं टर्न ऑफ, सुना, टीवी बंद कर दिया, कहीं कुछ घटना, ठीक। सेट ऑफ मीन्स कि जहां किसी एक व्यक्ति ने किसी दूसरे से कुछ मांगना था और उस दूसरे ने कुछ उसमें से दे दिया है, या किसी और ट्रांजैक्शन के अंतर्गत वो सेटल डाउन हो गया है। जैसे एक आदमी ए था, उस आदमी ने एक दुकान खोली मेडिकल की और वो रोज सामान सप्लाई करता था अपने डीलर को। डीलर के पास 5 लाख रुपए का सामान जा चुका, लेकिन जो डीलर था, वो डीलर क्या करता था कि उसके पानी की बोतलें आती थी, पानी पीने की आती, वो हर महीने के अंदर 20 पानी की बोतलें बेचता था। एक पानी बोतल मान लो 100 रुपए की थी। 6 महीने तक ये ट्रांजेक्शन चला, तो 100 रुपए के हिसाब से 2000 रुपए 20 बोतलें आती थी हर महीने, तो 12,000 रुपए के उसने बोतलें बेच चुके थे। तो जब उसने बिलिंग करी तो 3 लाख रुपए का तो हो गया उसकी दवाई, और 12,000 रुपए के उसके पास आ चुके। तो उसने जो बिलिंग करी वो 2,84,000 की कर दी, while setting off the claim of the other person, क्योंकि उसे वो तो देना ही था। तो set off means कि when a person has settled something off as a right of the person against whom he is claiming, कुछ चीज घटा देना, जो मेरा अधिकार है मुझे किसी से लेना था, उसी व्यक्ति को मुझे कुछ देना था, अगर मैं उसे सेट राउंड ऑफ कर दूं, सेट ऑफ कर दूं, सेटलमेंट कर दूं उसका, और अपने अमाउंट को छोड़ दूं या उसके अगेंस्ट मान लूं, तो वह सेट ऑफ कहलाता है। आ गया समझ में? एक होता है रेलिंक्विश करना या छोड़ देना। कैसे? एक आदमी, हाँ कुछ कह रहा है कोई, यू आर सेइंग समथिंग समबडी, ओके। दूसरा क्या है? एक आदमी ने क्या किया कि चलो दिल्ली तो बहुत छोटा सा स्टेट है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे स्टेट बहुत बड़े बड़े, जैसे यूपी बहुत बड़ा स्टेट, ठीक, एमपी राजस्थान बहुत बड़ा है। तो जैसे दिल्ली के अंदर स्थिति है कि 3 लाख रुपए तक का मुकदमा सीनियर सिविल जज के यहाँ जाता है, और 3 लाख रुपए से ऊपर का जो मुकदमा जाता है वो जाता है सीधे डिस्ट्रिक्ट जज साहब के पास। अब एक वकील साहब प्रैक्टिस करते थे, श्रेयांश बाबू होशियार, वो देखा डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ तो भीड़ लगी रहती है बहुत ज्यादा। इनका क्लाइंट इनके पास गया, उन्होंने कहा जी वकील साहब मुझे 3,01,220 रुपया लेने हैं सामने वाले से। उन्होंने कहा ले लेंगे कोई बात नहीं, लेकिन एक बात सुन, समझ बात को, कि अगर तू 3,01,120 का मुकदमा डालेगा जाएगा डिस्ट्रिक्ट जज साहब के पास,
अब उनके पास इतना बर्डन है, 6-6 महीने की डेट लगनी है, सालों लग जाएंगे तेरा मुकदमा डिसाइड होने में। उन्हें तो क्या करूं, जल्दी कैसे हो सकता है। लोग अगर तू 1120 रुपए का क्लेम अपना छोड़ दे, 1121 का, तो 3 लाख होते ही ऊपर हो जाता है, तो 2,99,000 का अगर हमने मुकदमा फाइल कर दिया तो सीनियर सिविल जज के लग जाएगा, तुम्हारा जल्दी हो जाएगा। तो अगर कोई व्यक्ति अपना कोई राइट रेलिंक्विश करता है, कोई राइट छोड़ता है, ठीक है, तो वैसी स्थिति में भी कोर्ट को बताना पड़ेगा। वो बाद में क्लेम नहीं हो सकता अगर मर्जी से कोई छोड़ा है किसी ने विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट। तो आप मुकदमा गया सीनियर सिविल जज के साथ गए, उन्होंने कहा जी ऐसा ऐसा था, फलाना फलाना आदमी था, उसने मेरे से काम कराया था, काम करा के मेरे 3,01,120 रुपए का बिल बनता है, वो मुझे उससे लेना है। सीनियर वकील साहब ने पूछा, भाई 3,01,120 लेना है, मेरे पास क्यों आया है? You have to approach the district judge. I do not have the jurisdiction. और लिखा भी तूने कहीं नहीं है, राइट? तो वो रिटर्न, अब उसी चीज के आगे जब हम जाएंगे एक चीज पढ़ाऊंगा ऑर्डर 7 में, रूल 10 और रूल 11, ठीक, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट और रिटर्न ऑफ प्लेंट, हम लोग उस पर आएंगे। तो वो जज साहब कहते हैं मुझे तो है नहीं जुरिडिक्शन, जाइए आप डिस्ट्रिक्ट जज के पास। तो अगर आपने कोई जुरिडिक्शन के पर्पज से या किसी भी रीजन से कोई अधिकार छोड़ा है तो आपको वो भी स्पेसिफिकली अपने प्लेंट में लिखना पड़ेगा। आप फिर कैसे लिखोगे एक पैरा, दैट द प्लेंटिफ हैज टू क्लेम सम ऑफ रुपीज 3,05,000 या 3,01,120 फ्रॉम द डिफेंडेंट, बट he is relinquishing claim for the purpose of 1,121 and only claims without reserving your right for a sum of rupees 2,99,000। कोर्ट को क्या लेना देना है, तुम अपने जितने पैसे बनते हो उससे कितने ही मांगो, लेकिन वो बाद में बचे हुए नहीं मांग सकते आप। तो वो ठीक है मुकदमा चलाओ, चला लो मुकदमा। So you have to, you being the plaintiff herein has to mention in its plaint in respect to entire things if he is setting off something or relinquishing any claim or part of its claim। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, कोई सवाल इसे लेके, कोई कंफ्यूजन नहीं? बाकी लोग तो आराम से सो ही रहे हैं, ठीक। इसके बाद ऑर्डर 7 में एक दो प्रोविजंस और इंपॉर्टेंट आते हैं, रिटर्न ऑफ प्लेंट और रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, ठीक। उसमें डिटेल में डील नहीं करूंगा क्योंकि हमारा प्लीडिंग तक कन्फाइन रहना है, मोटे तौर पे समझा देता हूं, वरना तो ऑर्डर 7 रूल 11 या ऑर्डर 7 रूल 10 को समझने के लिए पूरा एक दिन चाहिए। सो रिटर्न ऑफ प्लेंट वहां होगा, मान लीजिए मोटे तौर पे आप समझो कि किसी, जैसे मैंने इसी उदाहरण में बताया आपको, कोर्ट को ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, आप गए कोर्ट के सामने, कोर्ट ने देखा कि मैं जो इस मुकदमे में रिलीफ नहीं दे सकता, क्यों कि भाई 3 लाख से ऊपर का मुकदमा, या वकील साहब ने क्या किया, डिफेंडेंट रहता था ईस्ट में, ईस्ट की कोर्ट को जाना चाहिए था, वेस्ट में जाके मुकदमा फाइल कर दिया, टेरिटोरियल जुडिक्शन नहीं था, तो कोर्ट उसे रिटर्न कर देगी टू फाइल इट अप्रोप्रिएट कोर्ट बिफोर अप्रोप्रिएट कोर्ट, राइट। और अगर उसने रिटर्न के वक्त नहीं माना, ये जरूरी नहीं है, अब कोई वो तो जिद करने लगा नहीं जी मेरा तो मुकदमा बनता है, तो फिर कोर्ट उसे रिजेक्ट कर सकती है ऑर्डर 7 रूल 11 में, ठीक। 7 रूल 10 की बात होगी, उसके बाद जब हम 7 रूल 11 में चलते हैं तो उसमें कुछ डिफाइंड बाउंड्रीज हैं। रिटर्न ऑफ प्लेंट का फर्क और रिजेक्शन में फर्क समझ लो। रिटर्न में केवल कोर्ट क्या करती है कि ले जा भाई दूसरे वाले क्या फाइल कर दे जहां बनता है, रिजेक्शन में फिर वो मुकदमा खत्म हो जाता है। और जब आप और सेक्शन 2 के क्लोज 2 में डिक्री की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि ऑर्डर 7 रूल 11 में जब रिजेक्शन प्लेंट होगा तो वो भी डिक्री बनेगी। जब आप लोग आगे पढ़ोगे अपनी अपील पढ़ोगे, अपील कैसे फाइल होती है, तो उसके पर्पज के लिए डिक्री क्या होती है, तो उसमें रिजेक्शन प्लेंट भी शामिल है, ठीक। तो ऑर्डर 7 रूल 11 रिलेट्स टू रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, ठीक है। अब एक बात, यहां से हमने इतनी भारी भरकम बात कर ली सारी, एक बेसिक बात पे वापस आ जाते हैं। भाई रिजेक्शन ऑफ प्लेंट है, रिजेक्शन ऑफ सूट नहीं है। कोई बताएगा क्यों? सूट और प्लेंट में डिफरेंस बताओ पहले, चलो मुझे को। सर प्लेंट व्हेन वी फाइल प्लेंट तो सर उससे इनिशिएशन होता है सर सूट का, जब वो वंस एक्सेप्ट कर लेती है कोर्ट। और वो सर आपका सेकंड क्वेश्चन जो कि वो रिजेक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि सर आप सूट का रिजेक्शन नहीं कर सकते, उससे सर राइट्स इन्फ्रिंज हो जाते हैं लोगों के जो सूट फाइल करना चाहते हैं। सर प्लेंट आप रिजेक्ट कर सकते हैं ताकि वो दोबारा से सही करके वो प्लेंट फाइल कर सकें, बट सर विदाउट एनी प्रॉपर कॉज आप सूट नहीं रिजेक्ट कर सकते। आधे तक आप सही थे, आधे से आप ट्रैक से उतर गए। सर वो अभी तो
कोर्ट ने रिकॉर्ड में ही नहीं लिया है तो वो सूट नहीं बना है अभी तक, दैट्स जस्ट अ प्लेंट। तो इसलिए जब कोर्ट पहले ही इनिशियल लेवल पे उसको रिजेक्ट कर रही है तो इट्स अ रिजेक्शन ऑफ प्लेंट ओनली, नॉट द सूट। सूट कभी रिजेक्ट नहीं होता, यहां तक से सीखता। सूट क्या है? सूट इज द एंटायर प्रोसीडिंग, प्लेंट इज मियरली ए प्लीडिंग, ए पार्ट ऑफ सूट। सूट तो सारी प्रोसीडिंग होती है, प्लेंट भी है, उसी का हिस्सा डब्ल्यूएस भी है, अगर एप्लीकेशन कहीं अलाउ हुआ तो वो भी है, कोई एविडेंस भी हुआ। तो सूट इज द प्रोसीडिंग, प्लेंट इज द डॉक्यूमेंट विच इनिशिएट्स इट। ठीक है, एंटायर प्रोसीडिंग का नोमेनक्लेचर सूट है। जैसे हम रिट प्रोसीडिंग है, ओरिजिनल एप्लीकेशन प्रोसीडिंग है, सूट प्रोसीडिंग है, मेंटेनेंस पिटीशन प्रोसीडिंग है, प्रोसीडिंग का नाम है वो, राइट। चलो, अब इसके बाद हम 7-11 में जब हम बात कर रहे थे तो 7-11 उन्होंने बनाया रिजेक्शन ऑफ प्लेंट के लिए। उसके अंदर उन्होंने ABCD बनाई, वो अपने आप सारा पढ़ लेना, कोई उसमें कंफ्यूजन हो तो यू कैन कम बैक टू मी। तो उसमें इंपॉर्टेंट बात उन्होंने क्या रखी, जैसे कि किसी को लिमिटेशन से बाहर है, लॉ से, तो एक बात उन्होंने लिखी कि किसी के पास, हाँ जी ब्रह्मा, आर यू देयर? Yes, sir. प्लीज पुट दैट स्लाइड ऑफ ऑर्डर 7 Rule 11. Yes, sir. दिखाई दे रहा भाई आप लोगों को? यस सर। तो इसमें कोई खास बात है नहीं, मोटे तौर पर समझने वाली बात है कि अगर हम इसमें पढ़े, अच्छा आई कैन नॉट जस्ट हाईलाइट, ओके कोई बात नहीं, चलो हटा दो, मैं वैसे ही बता देता हूँ। ब्रह्मा जी हटा दीजिए। तो उन्होंने क्या किया कि रिजेक्शन ऑफ प्लेंट के लिए बनाया, क्योंकि रिक्वायरमेंट थे कुछ लीगल। हमने क्या बताया, प्लेंट बताते वक्त आपको बताना पड़ेगा क्या आपकी कहानी है, आपको बताना पड़ेगा कोज ऑफ एक्शन क्या है, आपको बताना, हाँ उसके अलावा एक चीज रिजेक्शन प्लेंट से पहुंचने से पहले वापस आई, साथ ही साथ जब आप अपना प्लेंट लिखेंगे तो आपको उसकी वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। ठीक, वैल्यूएशन क्या होती है? ये बताना कि आप जिस रिलीफ के लिए आए हैं कोर्ट में उसकी कीमत कितनी है। और ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि लॉ में ये रिक्वायरमेंट बना दी सरकार ने कि भाई कोई भी व्यक्ति अपने दीवानी अधिकार को मांगने आएगा तो उसको हम फीस चार्ज करेंगे, वरना इतना बड़ा तंत्र चलेगा कैसे? जज साहब को तनख्वाह देनी है, ठीक, पीपी साहब, सॉरी जज साहब को तनख्वाह देनी है, स्टाफ है, उसके अलावा कोर्ट एस्टैब्लिश करने हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो लाभ हम ले इससे। तो हमारे यहाँ 2 सिस्टम है, एक सिविल का और एक क्रिमिनल का। तो जब आदमी दीवानी अधिकार मांगने जाता है तो उसे कोई अर्जेंसी नहीं, अल्टीमेटली उसे किसी ना किसी रूप का कोई मॉनेटरी बेनिफिट होने की संभावना है। तो वो जो मांगने गया है उसके बदले सरकार ने तय कर दिया, जब मैं पीछे पढ़ा रहा था आपको, स्टाम्प एक्ट बताया था कल, रजिस्ट्रेशन एक्ट बताया था, वैसी एक कोर्ट फीस एक्ट है। तो वो ये तय करती है सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्ट बना दिया। उसके बाद चूंकि ये रेवेन्यू, लोकल रेवेन्यू का मसला था, तो वो कितनी होगी वो स्टेट गवर्नमेंट तय करती है। जैसे दिल्ली के अंदर जब हम मुकदमा फाइल करने जाते हैं तो हमें तकरीबन 1% के आसपास की कोर्ट फीस देनी पड़ती है, और जब हम नोएडा फाइल करने जाते हैं तो हमें तकरीबन 7% की कोर्ट फीस, यानी कि 3 लाख रुपए अगर हम कोई रिकवर करने, कोई बेचारा भला आदमी दिल्ली में गया तो उसकी कोर्ट फीस तकरीबन 3-3.5 हजार रुपए होगी। लेकिन अगर वो नोएडा में चला गया तो योगी जी सरकार उनसे कहेगी 21-22 हजार रुपए निकलवा लेगी, उसके बाद सुनेगी उसके बाद। सो बिकॉज इट इज द स्टेट ज्यूरिसडिक्शन, हर एक का अलग अलग है। हरियाणा में है इस अराउंड 7-8%, पंजाब, हिंदुस्तान के अंदर सबसे कम कोर्ट फीस अगर कहीं है तो वो है आप पंजाब के अंदर और दिल्ली के अंदर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कहीं और कुछ हो तो अलग बात है। तो कोर्ट फीस तय होती है, तो इसी कोर्ट फीस को लेने के लिए आपको बताना पड़ेगा कि भैया कितने पे कोर्ट फीस लगानी। मैंने पीछे बताया था जुडिक्शन आपके 2 हिस्से, टेरिटोरियल, पेक्यूनरी। तो पेक्यूनरी के लिए आपको बताना पड़ेगा भाई मैं अपने सूट को वैल्यू करता हूं, तो उस पैरा को कैसे आप लिखेंगे? आप फिर उसमें लिखते हैं दैट द सूट फॉर द पर्पस ऑफ पेक्यूनरी जुडिक्शन और फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ राइट हैज बीन वैल्यूड एट रुपीज सच एंड सच। इतना रुपया है जी, मैंने कह लिया 20 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 3 लाख, मेरा पैसा रिकवर मांग रहा हूं। तो प्रॉपर्टी मांग रहा हूं, प्रॉपर्टी की कीमत, मान लो कब्जे का मुकदमा मुझे लगाना है तो कब्जे के मुकदमे डिसाइड होता है
कि भाई कितने रुपए उसकी वैल्यू करोगे, मार्केट फीस क्या है क्या नहीं है, या मैंने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांगा किसी मुकदमे में तो एग्रीमेंट में कितने रुपए मुझे और लेने थे या कितने रुपए और देने थे। ठीक, तो मैं अपने राइट को वैल्यू करूंगा, बताऊंगा उसकी कीमत कितनी है, और फिर उस पर कोर्ट फीस लगाऊंगा, उसे कहते हैं एड वोलरम कोर्ट फी। एड वोलरम मींस दैट हैज बीन असेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स वैल्यू। ठीक है, उस पर कोर्ट फीस लगाऊंगा, ये कोर्ट फीस हो गया। इसके बाद हालांकि किसी टॉपिक पे बोलते चले आओ तो फिर मन करता बोलते रहो, पर हम कन्फाइन करना, फिर अगेन आई हैव टू कम बैक, फिर वी हैव टू कम बैक टू द प्लीडिंग्स। तो ये हो गया आपके लिए जरूरी था वैल्यूएशन क्लोज बताना, वैल्यूएशन क्लोज बता दिया आपने, कोज ऑफ एक्शन वाला पैरा बता दिया, सबसे नीचे वेरिफिकेशन हो गया, उससे और ऊपर गए तो आपकी सारी कहानी आ गई, एंटायर कहानी आ गई, नंबरिंग आ गई, पैराग्राफ में आना चाहिए, नाम पता होना चाहिए, माइनर तो उसको डिस्क्लोजर होना चाहिए, आप प्लेंटिफ हो चाहे डिफेंडेंट हो, इसके अलावा आपने कोई चीज सेट ऑफ किया तो या रेलिंक्विश किया तो वो बताना चाहिए। ठीक, फिर प्रेयर आ चाहिए, ये तो एंटायर कहानी होगी। अब हम वापस आते हैं बैक टू रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट के अंदर ऑर्डर 7 रूल 11 में अब जितनी चीजें कही कोर्ट ने या जितनी चीजें कही लॉ ने कि आपको करनी थी, अगर वो नहीं करी या वो मीट आउट नहीं होते हैं स्टैंडर्ड, तो आपका प्लेंट रिजेक्ट हो जाएगा। तो जैसे आप ऑर्डर 7 रूल 11 सबसे पहले पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है वेयर इट डज नॉट डिस्क्लोज ए कॉज ऑफ एक्शन, यानी कि मुकदमा पढ़ने से जज साहब को समझ में ही नहीं आ रहा कि भैया तुम करने क्या आए हो। एक आदमी ने मुकदमा फाइल किया, जी राम सिंह था, पड़ोस में रहता है, मुझे रोज परेशान करता है, ड्रम बजता है और फिर मैं सो जाता हूँ, 3 दिन बाद आके माफी मांग लेता है, कल भी ड्रम बजा था, कल मैंने उसे माफ कर दिया। अब जज साहब ये कहेंगे जब तूने माफ कर दिया है मैं लेने क्या आया भाई, तेरा कॉज ऑफ एक्शन क्या है। या एक आदमी ने मेरे से पैसे लिए थे, 10 साल पहले लिए थे और वो दे नहीं रहा, तो बचा कहाँ, कॉज ऑफ एक्शन क्या है, लिमिटेशन से कपल्ड है, 3 साल का 10 साल हो गए, यहाँ करने क्या आया है, राइट। या एक आदमी ने मुकदमा फाइल किया अपने किराएदार के खिलाफ, जैसे दिल्ली के अंदर रेंट एक्ट है, उसके अंदर एक सीलिंग है कि 3500 रुपए से नीचे नीचे अगर कोई व्यक्ति है तो प्रोटेक्टेड है। ठीक, तो उन्होंने कहा, वो मुकदमा करने गया और खुद ही लिख दिया कि भाई यहाँ ये व्यक्ति जो है 2000 रुपए किराया देता है। तो साहब ने पढ़ा, अरे भाई जब तू खुद मांग रहा है कि 2000 रुपए किराया देता है तो मैं तो सिविल जज हूँ, सिविल जज क्या मुकदमा कैसे चलेगा, रेंट कंट्रोल पर जाना चाहिए था। ठीक, तो यहाँ तीसरे वाले उदाहरण में 2 हिस्से हो गए, एक कॉज ऑफ एक्शन का और दूसरा ज्यूरिडिक्शन का, कपल्ड विद ज्यूरिडिक्शन। तो पहला तो क्या हो गया 711A में कि कॉज ऑफ एक्शन वो आदमी डिस्क्लोज नहीं कर पाया। दूसरा क्या है, अंडर वैल्यूड, हमने कहा था ना वैल्यूएशन करनी पड़ेगी आपको। एक आदमी ने एक मुकदमा फाइल किया कि भाई इस कनाट प्लेस में मेरी एक दुकान है 100 गज की। अब भाई जज साहब चाहे कनाट प्लेस गए ना हो, उन्हें पता है कितनी महंगी जगह है और वो जी 2 लाख रुपए की है। तो प्राइमा फेसा जज साहब को ही पता है वो 2 लाख रुपए गज जब जमीन है तो एक दुकान तो 2 लाख की हो ही नहीं सकती। सो अगर अंडर वैल्यूड है तो भी कोर्ट रिजेक्ट कर दे। ठीक, इसके बाद तीसरा पॉइंट आ गया कि वैल्यू तो ठीक कर दी लेकिन कोर्ट फीस पूरी नहीं करी, उन्होंने कहा हाँ जी मेरी दुकान है उसका 20 लाख रुपए लेकिन कोर्ट फीस लगा दी 5 लाख रुपए की। ठीक, तो भी रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन इन दोनों हिस्सों में दूसरे और तीसरे में कोर्ट डायरेक्टली रिजेक्ट नहीं करती, उसको जजमेंट लॉ पे जाएंगे हम बाद में समझेंगे उसे। लेकिन ये कहती है एक मौका देगी उसे कि हाँ भैया तूने वैल्यू कम कर रखी है या तूने जो है फीस कम कर रखी है, तुझे मौका दिया था ठीक कर ले। अगर वो फिर भी ठीक नहीं करता तो फिर 711 में रिजेक्ट कर देगी। ये पहले वाले के लिए एप्लीकेबल नहीं था, कोज ऑफ एक्शन वाले के लिए, उसमें नहीं कहेगी जाओ कोज ऑफ एक्शन ठीक करके आओ। उसके बाद हाँ बताओ सर, आपने भी बोला कि अगर कोई वो प्लॉट शॉप है 20 लाख की और उसकी कोर्ट फीस 5 लाख है तो वो रिजेक्ट हो जाएगी। सर वो कैसे रिजेक्ट होगी? कोर्ट फीस 5 लाख है ये तुमने बोला ही नहीं, तो आपने ऐसे कुछ मैंने बोला। वैल्यूएशन बोला। कोर्ट वैल्यूएशन। हाँ, सूट वैल्यूएशन, मैंने कहा कि मान लो 20 लाख रुपए की प्राइमा फेसाई चीज दिख रही है और आप उस पर कोर्ट फीस लगाने के लिए उसकी वैल्यू 5 लाख की कर रहे हैं, अंडर वैल्यू कर रहे हैं उसे, तो वो रिजेक्ट होगा। ठीक, या 20 लाख तो कर रहे हो पर 20 लाख पे 20 लाख की कोर्ट फीस नहीं लगा रहे हो, उस पर 5 लाख की कोर्ट फीस लगा रहे हो, तो वो रिजेक्ट होगा। आगे समझ में आपकी कोई कंफ्यूजन है? नो सर, आई गॉट इट। फिर चौथा है इसके अंदर कि जब व्हेन द सूट और द प्लेंट इज बार्ड बाय एनी लॉ, कि कोई चीज किसी कानून से बाधित है।
कानून कैसा हो सकता है? ओ सन्नाटा, सारे लोग गायब हो गए सीन से। डीप एंड डम को पढ़ा रहा हूँ। हाँ, आई कांट सी एनीबॉडी। सो जो 7-11 के बाद अब डी आ गया। उसमें क्या है कि अगर कोई चीज किसी कानून से बाहर है, जैसे मैंने एक उदाहरण आपको दिया कि दिल्ली के अंदर प्रोटेक्टेड टेनेंसी है, कैसे कि एक आदमी अगर 3500 से कम किराया देता है तो वैसी स्थिति में उसका मुकदमा रेंट कंट्रोलर किया जाएगा। और वो जो रेंट एक्ट है उसमें डिफाइंड तरीके जो है, रेंट एरियर का हो सकता है, पैसे किराया नहीं दिया, उसने सब टेनेंसी क्रिएट कर दी, किसी और को किराएदार रख लिया, ठीक है, या मुझे बोनाफाइड रीजन के लिए, मैं मालिक हूं, मकान मालिक, मुझे बोनाफाइड रीजन के लिए चाहिए, उन सारे जो ग्राउंड डिफाइन है केवल उसमें मुकदमा फाइल हो सकता है रेंट कंट्रोलर के यहाँ। और किसी व्यक्ति ने 2000 के किराएदार के लिए सिविल सूट फाइल कर दिया, ठीक, तो वो लॉ था, लॉ से बाहर है तो उसमें भी चला जाएगा वो। या लिमिटेशन का लॉ भी कहता है कि 3 साल में आपको प्रोविडेंट मांगना है, या ये कहता है कि कब्जा मांग रहे हो तो 12 साल में वापस मांगना है, सूट फॉर डैमेजेस फाइल करना है 3 साल में फाइल करना है, सूट फॉर मैंडेटरी इंजंक्शन फाइल करना है तो विद इन 3 इयर्स फाइल करना, बट यू फेल टू डू दैट, तो लॉ ऑफ लिमिटेशन से बाहर होगा तो चला जाएगा। सो चौथा एस्पेक्ट रिजेक्शन ऑफ प्लेंट का होगा कि व्हेन ए सूट और द प्लेंट इज बार्ड बाय एनी लॉ। अब एनी लॉ को हम थोड़ा सा एक और उदाहरण जोड़ेंगे इसमें, वो है ऑर्डर 2 रूल 2। किसी ने पढ़ा है कभी? मोटे तौर पर समझ लो, बहुत गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। ऑर्डर 2 रूल 2 ये कहता है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आज एक मुकदमा फाइल किया, ठीक, और उस वक्त उसके पास कोई कॉज ऑफ एक्शन है, राइट, उसे पता भी है, तो उसके लिए 4 कॉज ऑफ एक्शन उसके पास है किसी आदमी के खिलाफ, तो चारों के लिए आज ही मुकदमा फाइल करेगा। वो ये नहीं कर सकता कि 3 के लिए आज कर ले और चौथा छोड़ दे। हो सकता है उसकी लिमिटेशन बच रही हो, सिर्फ लिमिटेशन से गवर्न नहीं हो सकता, उस कॉज ऑफ एक्शन के लिए अगेंस्ट मुकदमा फाइल करने की लिमिटेशन बच रही हो, उसके बावजूद भी वो अगर जिस वक्त फाइल कर सकता था या जिस वक्त उसने ये किया बाकी के लिए नहीं किया, या 3 किए चौथे के लिए नहीं किया, तो बाद में वो बाहर हो जाएगा। एंड दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा का एक हिस्सा अलग से, ठीक है। रेस जुडिकेटा पता है किसी को? यहाँ रेस जुडिकेटा पता है? क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। क्या? क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। मेरे राम भाई, नाम बता दो अपना। हु इज दिस फेलो? नाम तो बता दो सरकार। सर आयुष। आयुष जी, रेस जुडिकेटा क्रिमिनल कंटेम्प्ट कोर्ट कहाँ से जोड़ दिया आपने? मेरे मालिक, ऐसा गुनाह ना करो, यह गलती नहीं गुनाह है। सर अगर कोई केस ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है तो उसको आप फिर से कोर्ट में लेके नहीं जा सकते उसी केस को वापस। हाँ, मोटे तौर पर रेस जुडिकेटा मींस, रेस माने थिंग होता है, रोमन भाषा में रेश वर्ड का मतलब होता है चीजें, थिंग। जुडिकेटा मींस व्हिच हैड बीन एडजुडिकेटेड, ऐसी चीज जो पहले से जिसका न्याय निर्णय हो चुका है, उसको दोबारा आप ओपन नहीं कर सकते। एक अधिकार जो पहले से ही डिसाइड हो चुका है उसको दोबारा लेकर आप नहीं जा सकते, ठीक, या उसके लिए दोबारा कोई प्रोसीडिंग नहीं चला सकते, ठीक, दैट इज कॉल्ड रेस जुडिकेटा। रेस सब जुडिस क्या है फिर? इसने पढ़ा है? और कोई सेक्शन बता सकता है इसका रेस जुडिकेटा का? कौन से सेक्शन में है सीपीसी में? सर 11। सर सेक्शन 11। और रेस सब जुडिस कहाँ है? सर 10। क्या होता है रेस सब जुडिस? सर स्टे ऑफ सूट। हाँ, क्यों सर? क्योंकि अगर एक केस ऑलरेडी कहीं चल रहा है तो आप वही सेम केस दूसरे कोर्ट में लेके जाके नहीं चला सकते। सेम केस मत कहिए, अब एज ए लॉयर बोलना शुरू करिए। व्हाट यू विल से दैट इफ एनी कॉज ऑफ एक्शन और समथिंग रिलेटेड टू दैट वेरी कॉज ऑफ एक्शन इज ऑलरेडी पेंडिंग बिफोर ए कंपिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ, ये वर्ड आवश्यक है, देन द अदर प्रोसीडिंग इन रिस्पेक्ट टू दैट विल नॉट। चलो वो सेक्शन बाद में पढ़ते रहना, पढ़ के छोड़ो, ठीक। तो सेक्शन 10 सेक्शन 11 की बात मैंने इसलिए की, कहीं ना कहीं हम रिजेक्शन ऑफ प्लेंट की बात हमने किसी बार की वजह से की थी, बार ऑफ लॉ, और बार ऑफ लॉ में ऑर्डर 2 रूल 2 भी शामिल है, क्योंकि ऑर्डर 2 रूल 2 भी अपने आप में कानून है, सीपीसी का हिस्सा है, ठीक।
तो भाई ये हो गया प्लेंट की कहानी। फटाफट अब रिटन स्टेटमेंट कर लेते हैं क्योंकि वी कैन नॉट सिट फॉर द एंटायर डे। रिटन स्टेटमेंट में तकरीबन मोटे तौर पे सब कुछ वही है, वैसी वेरिफिकेशन वहां भी होना चाहिए। आपको पैरा वाइज जवाब देना, हर जवाब फैक्ट का आपको स्पेसिफिक डिनाइल करना अगर एक्सेप्ट नहीं करते तो, ठीक। और उसके अलावा आपको अलग से कोई कोर्ट फीस का उसके लिए कोई दुकानदारी नहीं है, तो कोर्ट फीस की बात हमें समझने की जरूरत नहीं है। आपकी जो भी ऑब्जेक्शन है स्पेसिफिकली आपको बतानी पड़ेंगे, चाहे वो कानूनी हो चाहे वो फैक्चुअल हो, राइट, वो सारी बतानी पड़ेगी। ये रिटन स्टेटमेंट है, वो ऑर्डर 8 में दिया हुआ है। फिर उसी ऑर्डर 8 में सेट ऑफ और काउंटर क्लेम दिया हुआ है। रिटन स्टेटमेंट जब फाइल करते हैं तो उसमें आप उसी के अंदर बता सकते हो अगर कोई आपका सेट ऑफ होना चाहिए। जैसे सेट ऑफ क्या कि एक आदमी ने 3 लाख रुपए, मैंने उदाहरण दिया था, 3 लाख रुपए दवाइयां दी थी, उसने 12,000 रुपए की पानी की बोतलें भी ली थी, ठीक है। वो पानी की बोतलों का पैसा उसने आपका अंडरस्टैंडिंग थी पर वो एडजस्ट नहीं किया, तो आप सेट ऑफ के लिए 12,000 क्लेम कर सकते हो। लेकिन अगर उस ट्रांजैक्शन के अलावा सिमिलर पार्ट ना हो या अंडरस्टैंडिंग जब तक ना हो, कोई और उदाहरण या कोई और आपकी लेन देन उसी सिमिलर पार्टी से अगर है, तो आप उसी मुकदमे में एक काउंटर क्लेम फाइल कर सकते हैं, प्रति दावा जिसे कहते हैं। अलग से मुकदमा फाइल करने की आवश्यकता नहीं है, वो चलेगा एक मुकदमे की तरह ही अलग से। लेकिन कारण क्या है कि दोनों पार्टी सेम है, तक हो सकता गवाहियां सेम आए, टाइम बचे, उसके लिए काउंटर क्लेम का एक कंसेप्ट डेवलप किया गया, वो आप अलग से फाइल करेंगे। और काउंटर डब्ल्यूएस में जब आप पैसे मांग रहे हैं ना, बता रहे हैं कि एडजस्ट होना चाहिए, उसमें फीस नहीं देनी, लेकिन काउंटर क्लेम आपने फाइल कर दिया तो वो एक अपने आप में प्लेंट की तरह ट्रीट होगा, आप उस पर कोर्ट फीस भी लगाओगे। उसमें वो सारी बातें वैसी करनी पड़ेंगी, पैराग्राफ होना चाहिए, वो पार्टीज होना चाहिए, कोई माइनर है डिफेंडेंट, वो सारा एप्लीकेबल होगा, वैल्यूएशन भी करोगे, कोर्ट फीस भी दोगे, वेरिफिकेशन भी करोगे, एवरीथिंग लाइक ए प्लेंट, ठीक है। ये हो गई आप प्लीडिंग के दो पार्ट। एक तीसरी बात है इसके अंदर जो मैंने पहले पूछी थी तब भी आपसे, कि कहीं आपने सुना होगा यूजुअली रिजोइंडर या रेप्लिकेशन, तो वो कहां से आता है, क्या कहीं होता है? पूरी सीपीसी पढ़ोगे अगर आप, एंटायर सीपीसी, हेलो हेलो, कैन यू हियर मी? Yes, sir, audible. Yes, ठीक sir. है। सो जब आप एंटायर सीपीसी पढ़ोगे तो आपको जो रिजोइंडर है ना और रेप्लिकेशन तो पूरा मिलेगा, ये वर्ड ही नहीं मिलेगा पूरी सीपीसी, सिर्फ एक जगह एक रिजोइंडर वर्ड आएगा पूरी सीपीसी में, एक ही शब्द है। जब ऑर्डर 11 पढ़ने बैठोगे तो ऑर्डर 11 के रूल 3 में, और ऑर्डर 11 क्या बता देता हूं जल्दी से आपको, वो डॉक्यूमेंट के इंस्पेक्शन के लिए है। कोई डॉक्यूमेंट फाइल होते हैं, इंस्पेक्शन कैसे होगा, इंपाउंडिंग क्या होगा, उनका रिटर्न कैसा होगा, उन सब के रेस्पेक्ट में उसमें कोई एप्लीकेशन अप लगी तो उसके लिए उन्होंने दिया है कि अगर कोई किसी को रिप्लाई या रिजोइंडर देना है तो उसके बाद ब्रैकेट में उन्होंने लिखा विद द परमिशन ऑफ कोर्ट। उसके अलावा एंटायर सीपीसी में आपको कहीं भी ये नहीं दिखता कि रिजोइंडर या एप्लीकेशन कोई चीज हो सकती। तो वहीं से उन्होंने ड्राइव किया, कोर्ट्स ने, जज मेड लॉ आया कि रिजोइंडर कोई एज ए मैटर ऑफ राइट आप क्लेम नहीं कर सकते। यानी कि कोई व्यक्ति जवाब आने के, डब्ल्यूएस आने के बाद अगर कुछ जवाब में कहना चाहता है तो कोर्ट की परमिशन मस्ट है, पहली बात। इसके अलावा एक और जगह से ड्राइव आप करते हैं, एक वर्ड आता है सीपीसी के अंदर, सब्सिक्वेंट प्लीडिंग्स, ठीक है। तो सब्सिक्वेंट प्लीडिंग का मतलब होता है डब्ल्यूएस के बाद की कोई भी प्लीडिंग जिसको कि रिजोइंडर के तौर पर भी देखा जा सकता है। तो उसमें भी उन्होंने लिख दिया कि सब्सिक्वेंट प्लीडिंग भी कोई भी होगी अगर, तो कोर्ट की परमिशन से ही होगी, ठीक। प्लेंट राइट है, डब्ल्यूएस राइट है, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्टिव लिमिटेशन के भाई 90 दिन फाइल करना, 30 दिन, वो सब। इसके अलावा लेकिन अगर आपको कोई भी रिजोइंडर या रेप्लिकेशन किसी एप्लीकेशन का हो, चाहे वो मेन मुकदमे में हो, फाइल करना है तो कोर्ट की परमिशन मस्ट है। फिर उन्होंने उसके लिए लॉ बनाया कि कैसे मिलेगी कोर्ट परमिशन, जब कभी उन्होंने कोई नया फैक्ट बताया और डब्ल्यूएस में, ये नहीं खामखाई लिखना, लेकिन प्रैक्टिकली हर केस में फाइल होता है। और उसमें 2 लाइनें लिखी जाती है हर पैरा की, दैट द कंटेंट्स ऑफ पैरा नंबर सच एंड सच ऑफ द प्लेंट आर रिटन स्टेटमेंट आर रोगन डिनाइड एंड द पैरा नंबर ऑफ या कोरस्पोंडिंग पैरा ऑफ द प्लेंट आर रीअफर्म्ड एंड रिट्रेटेड। खामखा नकल छापी जाती है, वकील साहब इसी बात करे, हाँ जी रिजोइंडर को लगा दो, जज साहब भी लगा देते हैं और लगते रहते हैं। एक डेट भी खराब होती है, बेचारा क्लाइंट आता भी है, उसके पैसे भी खराब होते हैं, और उसकी ड्राफ्टिंग के नाम पे वकील साहब नोट भी ले लेते हैं, ठीक। चलो, इसके अलावा हर प्लीडिंग को सपोर्ट में आपका एफिडेविट होना चाहिए, चाहे प्लेंट है, चाहे रिटन स्टेटमेंट है, चाहे रिजोइंडर, अगर वो प्लीडिंग है तो, ठीक। तो उसके रेस्पेक्ट में एक एफिडेविट, सपोर्टिंग एफिडेविट हमेशा लगेगा, राइट। तो दिस वाज एंटायरली अबाउट प्रोसीडिंग्स, प्लीडिंग्स,
their parts being plain written statement and rejoinder if any, ठीक है, with the permission of the court, order 6, order 7, order 8, order 11, ठीक। इसके बाद सेक्शन, हाँ अब हम वापस जाते हैं बिल्कुल सबसे शुरू में, लास्ट में पढ़ता रहा हूं सबसे शुरू की बात। एक सेक्शन 26 है। अब ये प्लेंट से ही मुकदमा क्यों शुरू होता है, ये कहां लिखा है भाई, ये भी तो होना चाहिए ना दिमाग में, प्लेंट से क्यों मुकदमा शुरू होगा। लेजिस्लेचर या कानून, खासकर जो अंग्रेज थे जो उन्होंने बनाए, उन्होंने आसानी से कोई गैप नहीं छोड़ा। तो सेक्शन 26 सीपीसी बताता है कि भाई कोई भी मुकदमा जो शुरू होगा वो द इंट्रोडक्शन ऑफ ए प्लेंट शुरू होगा। उसमें लिखा उन्होंने साफ साफ कि भैया इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, यानी मुकदमे, मैंने बताया ना सूट और प्लेंट का अंतर भी समझाया था, नहीं कहां से आया, मैं ऊपर से लेके नहीं आया हूं, मैं कहीं से, भगवान जी ने नहीं बताया, सब किताबों में। तो इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट यानी किसी मुकदमे का जिसके हम दावे की बात कर रहे हैं, उस दावे की शुरुआत इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट कहां से होगी, सेक्शन 26 बताता है। लिखा है एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड बाय प्रेजेंटेशन ऑफ ए प्लेंट, ठीक, आ गया समझ में, हटा दीजिए ब्रह्मा जी। उसके बाद लिखा है और इन एनी अदर मैनर। अब क्या प्लेंट के अलावा भी कोई और तरीका हो सकता है, ये क्यों लिखा, तो पूरी सीपीसी तो प्लेंट प्लेंट चिल्ला रही है। ये इसलिए लिखा उन्होंने क्योंकि सीपीसी उन्हें पता थी कि हमारे दूसरे जो स्पेशल एक्ट होंगे या दूसरे कोर्ट्स हो सकती हैं, जैसे कि रेंट एक्ट भी है, उसके अंदर कोर्ट रेंट कंट्रोलर साहब हैं, वहां पर भी सीपीसी हमने लगवानी है। बाद में अडॉप्ट करते हैं हम कि हाँ जी सीपीसी के ये प्रोविजन लगेंगे, बेसिक लॉ है प्रोसीजर का। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने लिख दिया कि कोई और प्रोसीडिंग कहीं भी, जैसे कि कैसे हो गए मेंटेनेंस पिटीशन या डीवी एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस की एक कंप्लेंट फाइल हुई किसी की, तो ऑर्डर 5 वहां एप्लीकेबल होता है। तो या जो सीपीसी से सूट की दुकानदारी है, या बहुत सारी ऐसी प्रोसीडिंग्स है जिनको हम सूट क्या है, एक सिविल प्रोसीडिंग नेचर, सिविल नेचर की कोई भी प्रोसीडिंग जो होगी वो प्लेंट के अलावा या तो प्लेंट से शुरू होगी या किसी ऐसी चीज से शुरू होगी जिसको हम डिफाइन करेंगे। कैसे डिफाइन करेंगे, जैसे कि हमने मेंटेनेंस को एमटी कह दिया, मेंटेनेंस पिटीशन कह दिया, डीवी एक्ट की डीवी एप्लीकेशन कह दिया, रेंट कंट्रोलर के सामने हम उसे जाएगा तो सेक्शन 14 में फाइल करें, हम कोई भी एप्लीकेशन फाइल करें तो उसको हम एप्लीकेशन कह सकते हैं। लेकिन उसको वो सारी बातें जो फॉलो करनी थी ऑर्डर 7 वाली प्लेंट के लिए जो रिक्वायरमेंट है, जब तक कि एक्ट में ना लिखा हो कि इसकी जरूरत नहीं है, जो नया एक्ट है जिस एक्ट की हम बात कर रहे हैं वो सारी हमें फॉलो करनी पड़ेगी, राइट। सो सेक्शन 26 गिव्स द पावर or the way to institution of suit. The suit will be instituted by virtue of filing of a plaint or presentation of plaint. The plaint set contain all the parameters as enshrined under order 7. Thereafter the written statement should be filed as far as the plain आपका सेक्शन order 8 is concerned. Rejoinder as a matter of right आप फाइल नहीं कर सकते, केवल तब फाइल कर सकते when it has been permitted by the court by specific order. कहां से हमने ड्राइव किया, हम पहुंच गए वापस ऑर्डर 11 रूल 3 पे, ठीक। इसके अलावा वेरिफिकेशन होना चाहिए ऑर्डर 6 रूल 15 के हिसाब से हर प्लीडिंग का। ये आज की टोटल कहानी है। अब किसी को कोई सवाल हो तो बताओ, क्योंकि 4 बजे मेरी एक वीसी है, जल्दी बताओ भाई, किसी को पूछना है कुछ तो। सर जो आपने बताया था कि पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन में आप नाम बताएंगे अपना, हाउ विल आई एड्रेस यू? ऋषभ। हाँ बताओ, हाँ ऋषभ जी बोलो। सर पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन में सर जब अमाउंट हम कैलकुलेट करते हैं तो वो प्रिंसिपल अमाउंट होता है या फिर इंटरेस्ट के साथ जोड़ के हम अमाउंट करेंगे? यस, गुड क्वेश्चन। देखो ऐसा है इसमें सर एक और चीज है सर, कई बार सर जब हम क्लेम करते हैं तो उसमें हम कई बार जैसे अगर सपोज हमने मांगा 15% इंटरेस्ट और कोर्ट को लगता है कई बार नहीं 15% सही नहीं है, वो 7% देंगे, 8% देंगे या 10% हम दे देंगे। तो उस केसेस में सर अगर वो इंटरेस्ट के रेट चेंज होने में अगर कोर्ट को कुछ लगता है और हमें कुछ लगता है, तो अगर उसमें कोर्ट का जुरिस्डिक्शन चेंज हो जाता है तो उस केस में सर क्या होगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा या फिर शिफ्ट होगा? समझ गया मैं आपकी बात को। 2 हिस्से हैं आपके सवाल के, हालांकि एक ही हिस्से से गवर्न हो रहा था। जब कभी आप मुकदमेबाजी करना शुरू, आपकी कौन सा सेमेस्टर, किस सेमेस्टर के स्टूडेंट हो आप? 4th सेमेस्टर सर। 4th सेमेस्टर। इतने 6 होते हैं आपके यहाँ, 3 साल का 5 साल का है? दोनों है सर, 3 साल का भी है, 5 साल का भी है। आप कितने में? मैं 3 साल वाले में हूँ सर। 3 साल में, चलिए 2 साल हो गए तक इन फाइनल ईयर में। सुनो, जब आप वकालत में आओगे तो आपको पता चलेगा, जब हम मुकदमा फाइल करते हैं तो लिखते हैं कि सूट फॉर रिकवरी ऑफ रुपीज सच एंड सच, इतने रुपए की। आपका सवाल ये है कि प्रिंसिपल
प्लस इंटरेस्ट हम पहले क्लेम करते हैं या बाद में, वो आपका राइट है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 2020 के अंदर आपको पैसे रिटर्न करने थे, उसने नहीं किए, तो 2020 के बाद 3 साल तक आप फाइल कर सकते हैं। तो उस पर जो भी जर्नल इंटरेस्ट लॉ कहता है 6% तो अलाउड है। 6% के ऊपर अगर कोई कमर्शियल ट्रांजेक्शन है तो कोर्ट ने अलग अलग टाइम पर 6% से ऊपर भी ब्याज दिया, डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस या कॉन्ट्रैक्ट। आपने लिखित में कोई कॉन्ट्रैक्ट करा कि मैं 7% ब्याज दूंगा इसके बाद, ठीक। तो आप 2021 में मान लो मुकदमा फाइल करने गए 2020 के बाद, 1 साल का अगर आपका था 3 लाख रुपए मान लीजिए, तो आप ब्याज अगर क्लेम करेंगे और ब्याज आपने जोड़ दिया तो वो इनिशियल वैल्यू हो गई। तो उस इनिशियल वैल्यू से जुडिक्शन डिसाइड होगा। 3 लाख के बाद आपको मान लो ब्याज जो है बन गया 50,000 रुपए, 3.5 लाख हो गए, डिस्चार्ज किया जाएगा। आ गया समझ में? लेकिन आपने क्या किया कि आपने कहा जी मुझे तो 3 लाख दे दो, लेकिन मुकदमा फाइल होने के बाद 2,99,000 रुपए मेरे आज बनते हैं, लेकिन मुकदमा जिस दिन से फाइल कर रहा हूं और जब तक डिसाइड होगा उसे हम कहते हैं फ्यूचर एंड पेंडेंटिलिटी इंटरेस्ट, राइट। यानी कि आगे आने वाले भविष्य के लिए और लिटिगेशन के पेंडेंसी के दरमियान मिलने वाले इंटरेस्ट। तो उस पे इंटरेस्ट वो चाहे 10 साल मुकदमा चले और 10 साल बाद आपको पता चला प्रिंसिपल तो आपको 2,90,000 था, लेकिन ब्याज ही 5 लाख बन गया, तो जुडिक्शन कितना बन गया? कुल मिलाकर 7 लाख। उससे सिविल जज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनिशिएशन और सूट के वक्त आप कितना मांग रहे हो उससे फर्क पड़ेगा, सिविल जज का मुकदमा चल जाएगा। समझ में आ गया सवाल? हाँ सर, थैंक यू सर। धन्यवाद। और किसी का कोई सवाल? तो इसी में जैसे हम कोई एक्स्ट्रा कंपनसेशन भी मांग, सबसे पहले नाम बताया करिए, मैं कैसे sir. एड्रेस करूं? हाँ, My camera was on earlier, but because of network connection. कोई बात नहीं, नाम बताइए। साक्षी। साक्षी, हाँ बोलिए। तो जैसे अगर मान लो हम कोई कंपनसेशन रिलीफ मांग रहे हैं या फिर जैसे सूट हम डालते हैं, हम उसकी कॉस्ट भी मांग लेते हैं, तो वो इंक्लूडिंग ही होगी? नहीं, कॉस्ट ऑफ द सूट चूंकि कोर्ट को बाद में डिसाइड करना है उसे देना है या नहीं देना, इंटरेस्ट की तरह कि फ्यूचर इंटरेस्ट देना है नहीं देना, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनिशिएशन ऑफ सूट के वक्त ही जो आपने जुडिक्शन डिसाइड किया उससे चलेगा। कॉस्ट बाद में डिसाइड हो जाएगी और डिक्री का पार्ट बनेगी एग्जीक्यूशन के लिए। एग्जीक्यूशन होने के लिए, डिक्री के एग्जीक्यूशन होने से जुडिक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुकदमा जिस दिन फाइल हो रहा है उससे फर्क पड़ेगा, उस दिन जो आप क्लेम करोगे उससे सारा फर्क पड़ेगा। अगला सवाल और किसी को? हाँ प्लीज। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि सर जैसे आपने पहले बताया था कि प्रोसीडिंग्स, हर प्रोसीडिंग की वेरिफिकेशन नहीं, जो स्टोरी देता है प्लेंट वो हर प्लेंट का नहीं वो वेरीफाई करा जाता, तो सर हर प्रोसीडिंग को क्यों नहीं वेरीफाई करा जाता है? जो प्लीडिंग होती है हर एक सेकंड, प्लेंट, मैंने कहा कि प्लेंट जहां भी होगा जो सीपीसी से गवर्न होगी, ठीक है, राइट, जो सूट सिविल नेचर की होंगे वो सारी प्रोसीडिंग्स वेरिफिकेशन आवश्यक है। परंतु जो अदर प्रोसीडिंग्स जैसे रिट जुडिक्शन की प्रोसीडिंग्स थी, अब तो हाई कोर्ट ने उसमें भी मांगने लगे, क्यों सपोर्टिंग एफिडेविट मांगते हैं, वेरिफिकेशन मांगने उसके लिए, क्योंकि जो फंडामेंटल राइट के पर्पज से था या किसी ऐसे राइट के पर्पज से था जो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड डिसाइड करती थी, या वो ऐसी एप्लीकेशन की फॉर्म में था जहां की एविडेंस लीड नहीं होनी थी, जैसे कि कैट में था अर्लियर। क्या हुआ कि एक आदमी ने ओरिजिनल एप्लीकेशन फाइल करना है, अब इसके लिए आपका सवाल को थोड़ा सा आपको और नैरेट करके मुझे थोड़ा माइन्यूटली समझाना पड़ेगा। बेसिकली क्या है कि 2 तरीके की प्रोसीडिंग हो सकती हैं या 2 तरीके के मुकदमे चलते हैं, एक जहां पूरी एविडेंस भी लीड होती है और एक जहां समरी प्रोसेस होती है। समरी प्रोसेस जहां थे, जहां केवल और केवल डॉक्यूमेंट के बेसिस पे या कही गई बात पे कोर्ट ने डिसाइड करना होता था, वहां पर वेरिफिकेशन यूजुअली नहीं होती। क्यों? क्योंकि कोर्ट में आके वेरिफिकेशन किस बात का करवाते हैं कि जो आप कह रहे हो सच या झूठ है, और कल को उसको टेस्टिफाई किया जाएगा कोर्ट के सामने। सामने वाला आके आपसे पूछेगा कि भाई राम सिंह, तुमने कहा श्याम सिंह को इतने पैसे दिए थे, बताओ कब दिए थे, और अगर तुम झूठे साबित हुए तो तुम्हारे खिलाफ मुकदमा। सो जो क्रॉस एग्जामिनेशन का पार्ट था, जो सामने वाली पार्टी को मिलता था, प्लेंटिफ डिफेंडेंट करता था, डिफेंडेंट प्लेंटिफ का करता था, जहां एविडेंस लीड होनी थी, जहां जज को उस प्लेंट के अलावा या उस डॉक्यूमेंट के अलावा भी दिमाग लगाना था गवाही पे, वहां पर वेरिफिकेशन की आवश्यकता रखी थी ऑर्डर 6/15। जहां केवल डॉक्यूमेंट के बेसिस पे दिमाग लगाना, तुम कुछ भी लिखे आओ प्लीडिंग में, कुछ भी वेरीफाई कर आओ, कोर्ट ने तो सिंपल ये देखना है कि प्राइमा फेसाई आप कोर्ट में पहुंचे, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में, ठीक, जैसे हाई कोर्ट आपने एक रिट, तो वो गलत भी तो हो ही सकता है। आप कुछ भी मतलब लिख उसके लिए 340 है सीआरपीसी। फिर उसके लिए उन्होंने बताया कि अगर कोई झूठ बोल देगा कोर्ट को लगेगा कि आप कोर्ट ने जो है बोला है, तो कोर्ट से ऑर्डर 10, इसलिए करो पूरी पढ़ो, ऑर्डर 10 सीपीसी भी है, उसके अलावा इनहेरिटेंट रूल्स भी हैं, इनहेरेंट पावर्स भी अलग अलग कोर्ट के पास,
जैसे हाई कोर्ट है जहां जहां प्लीडिंग वेरिफिकेशन नहीं है, जहां कोर्ट को लगा आदमी झूठ बोल रहा है, कोर्ट उसे बुला के अपने सामने स्टेटमेंट ले सकती है कि भाई बता तूने ये लिखा है कैसे। एक आदमी ने मुकदमा फाइल कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ, ये कहते हो मुझे गलत टर्मिनेट कर, ठीक, और मुझे 2 अगस्त 2012 को टर्मिनेट किया और मैं उसके बाद नौकरी में नहीं हूं। काउंटर एफिडेविट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा भैया ये बात तो ठीक है 2 अगस्त 2012 में करा, लेकिन 2015 में इसने हमारी एक पीएसयू ज्वाइन कर ली, इसने बात छुपा ली, ठीक है। तो कोर्ट के पास एम्पल पावर है, उसे बुला लेगी, एग्जामिन करेगी, बता भाई क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, और जहां उसे लगा झूठ बोल रहा है तो परज्यूरी के लिए उसे जेल में पहुंचा सकता। लेकिन चूंकि वो समरी ट्रायल है और वहां पर कोर्ट को सिर्फ कागजों के बेसिस पर डिसाइड करना है, इसलिए वेरिफिकेशन फोरगो कर रखे थे। लेकिन अब धीरे धीरे तकरीबन हर प्रोसीडिंग में, अब तो मेंटेनेंस पिटीशन, डीवी एक्ट की पिटीशन, सब में इवन कंप्लेंट केस के साथ एफिडेविट शुरू कर दिया, पहले कहीं नहीं था। कंप्लेंट केस भी आपको एफिडेविट देना पड़ेगा, जो आप कह रहे हो सच कह रहे हो, झूठ नहीं कह रहे हो, ताकि आप कल को ये ना कह सको कि मुझे पता नहीं था, ये नहीं था, वो था, राइट। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस रिडंडेंट हो रही है, लेकिन सीबीएसई से गवर्न होने वाली हर प्रोसीडिंग में वेरिफिकेशन मस्ट है, ठीक है। अगला सवाल। तो मेरा एक और क्वेश्चन था कि सर आपने बोला था कि कॉज ऑफ एक्शन, जैसे जो हमारा प्लीडिंग होता है उसमें पहले उन्होंने पूरी अपनी स्टोरी बताई, फैक्ट्स बताए, सारे मटेरियल, एंड फिर उसके बाद एक कॉज ऑफ एक्शन का भी पैरा लिखना होता है। तो सर हमने सारे मटेरियल, फैक्ट्स और जो भी लाइक स्टोरी थी जो आपकी कंप्लेन थी वो तो सर हमने पहले ही लिख ली है, तो हम उसको फिर से क्यों शॉर्ट में लिखा? हाँ, इसलिए लिखा जाता है क्योंकि कोर्ट को बार बार ये, कोर्ट को कॉज ऑफ एक्शन से के पैरा से, ये प्रैक्टिस है, लॉ नहीं है। लॉ हमेशा बनाए जाते हैं ऐसी प्रैक्टिस ड्राइव करने के लिए जिससे कि काम आसान हो, वरना हर बार क्या होगा कि कोर्ट को पूरी कहानी पढ़नी पड़ेगी, कहीं कोई कमी तो नहीं है, लिमिटेशन से तो बाहर नहीं है, इसका कॉज ऑफ एक्शन बचा भी है कि नहीं बचा हुआ, या कॉज ऑफ एक्शन ऑर्डर 2 रूल 2 में पहले से बात एक पैर में आपने लिख दिया बहुत छोटा सा कि हाँ जी पहले मैंने एक मुकदमा ऐसे ऐसे फाइल किया था, और वो कितना कहकर छूल गए। अब कोर्ट को ऑर्डर 2 रूल 2 में बाहर करना है तो हर बार उसे 10 पेज का पढ़ना पड़ेगा ना, तो उससे बचाने के लिए ये प्रैक्टिस रूल्स बनाएंगे। ये क्या है? प्रोसीजरल लॉ है, सब्सटेंटिव लॉ नहीं है। ये आपको अधिकार नहीं दे रहा, आपको तरीका बता रहा है कि आपको अधिकार लेना कैसे है, ठीक है। और कोई सवाल? और किसी को कोई प्रश्न? हाँ सर, सर 1 by 1 में जल्दी पूछो भाई। हाँ सर। हाँ सर थोड़ा सा हटके है सर टॉपिक से आज जो नाम डिस्कस हुआ। बताइए। ऋषभ। ऋषभ जी, हाँ बताइए। हाँ सर, हमारे पास सर चुप्पी साधने का अधिकार है क्या इंडिया के कोर्ट में? चुप्पी साधने का मतलब टू कीप मम? मतलब डेफिनेटली क्रिमिनल हाँ, ट्रायल टू में कीप है, मम। सिविल में नहीं है। क्रिमिनल ट्रायल में है, सिविल में नहीं है। इसके लिए बहुत लंबा डिस्कशन हो जाएगा, मोटे तौर पे समझो। इसका बेसिक बात यह है कि एनीबॉडी कैन नॉट बी ए विटनेस टू हिमसेल्फ अगेंस्ट हिमसेल्फ, तो कोई भी व्यक्ति अपने खिलाफ साक्ष्य देने के लिए बाधित नहीं है। लेकिन ये क्रिमिनल की जूरिस्प्रूडेंस में आएगा, सिविल में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सिविल में या तो आप अधिकार मांगने जाते हैं या आपके खिलाफ अधिकार मांगा जाता है, वो इंटर सी पार्टीज है। और क्रिमिनल में राज्य आपके खिलाफ आपको प्रोसिक्यूट करने के लिए, सजा दिलाने के लिए ऑफेंस के तौर पर चलाता है। और टू कीप मम सेमी क्रिमिनल में भी एप्लीकेबल नहीं है, जैसे मेंटेनेंस पिटीशन, वहां आपको सजा भी हो सकती है। डीवी एक्ट वहां भी एप्लीकेबल नहीं है, और इसके अलावा आपको कंप्लेंट केस में भी अवेलेबल नहीं, जब तक कि वो कन्वर्ट नहीं सर, मैं जैसे सर मैं बात कर रहा हूँ जैसे आई विटनेस की या फिर कोई तो भाई गवाही केस टाइप की बात कर रहे हो ना, अब नहीं है। तो कीप मम आपको कोई राइट नहीं है, जब तक कि केवल उस चीज के लिए आप चुप रह सकते हैं जो आपको सेल्फ प्रोसिक्यूट कर सके। अगर वो बात बोलने से आप खुद एक एक्यूज्ड बन सकते हैं तो वो बात आपसे नहीं बुलवाई जा सकती, राइट। कोई भी आपसे ये कहने के लिए बाध्य नहीं कर सकता कि आप अपने खिलाफ गवाही दो। जैसे कि कोई मुकदमा होता है, क्रिमिनल जुडिक्शन आपने पढ़ा होगा या देखा होगा, प्रैक्टिकली गए होगे, तो उसमें सबसे पहले मुकदमा हुआ, चार्जशीट हुई, कोर्ट इनिशिएट करती है, चार्जेस फ्रेम करती है, उसके बाद एविडेंस शुरू होती है, प्रोसिक्यूशन एविडेंस खत्म हो जाती है, 313 के बयान होते हैं। तो 313 के बयान में भी कोर्ट ये पूछते हुए तुम्हारे खिलाफ ये गवाही आई, आपको क्या कहना है? आपको जरूरी नहीं है कि आप बताओ कि आपने अपराध किया है। आपसे कोई सवाल पूछे, हाँ भाई ये बता तू उस दिन वहां गया था कि नहीं गया था, तो आप ना करके भी काम चला सकते हो। कोई ऐसा बाध्यता नहीं है कि आप अपने खिलाफ प्रोसिक्यूशन करवा लो। लेकिन अगर आप अपने बयान पर कायम रहकर अपने लिए कोई डिफेंस क्रिएट करना चाहते हैं और फिर आप एज ए विटनेस आते हैं 315 सेक्शन है 313 के बाद, तो फिर आप बाध्य हो जाओगे, फिर आपसे सवाल भी पूछे जा सकते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन भी हो सकता है, आप भी और आपके विटनेस का भी। फिर आप ये डिफेंस नहीं ले पाएंगे कि भाई आपके खिलाफ जा रहा है, ठीक है।
Anything else? Sir, I have a question. Sakshi here. सर जैसे एफिडेविट हम देते हैं लाइक प्लेंट में हम वेरिफिकेशन देते हैं एंड में उसके बाद हम एफिडेविट भी देते हैं सपोर्टिंग एफिडेविट यस हाँ सर इस तरीके से एक एफिडेविट और लगते हैं लाइक अगर हम कोई एविडेंसेस लगा रहे हैं और उसका भी हम एफिडेविट लगाते हैं एविडेंस अलग है ना वो पार्ट अलग है अभी पहुंचे नहीं अब तो प्लीडिंग तो पहुंचे भाई आप सबसे एक सेकंड सुनिए पहले तो आपने पहले मुकदमा फाइल करोगे मुकदमा फाइल करने के बाद उस प्लेंट के फॉर्म में फाइल करोगे प्लेंट के साथ एक सपोर्टिंग एफिडेविट होगा कि आपने जो कुछ कहा है सच है फिर उसका जवाब आएगा और रिटन स्टेटमेंट रिजोइंडर अगर कोर्ट ने परमिट करी फिर बनेंगे इश्यूज मुद्दे आपने कहा राम सिंह ने कहा कि श्याम सिंह ने मेरे से पैसे लिए थे श्याम सिंह ने आके मना कर दिया मैंने तो नहीं लिए थे या मैंने वापस चुका दिए थे या 3 लाख के मैंने तो 2 लाख दिए थे या 3 लाख के 2 लाख दिए थे 1 लाख बचा है तो अब इसमें मुद्दे बनेंगे इश्यूज बनेंगे राइट फिर वो बताए जाएंगे कि भाई क्या इसने लिए थे किसके सामने लिए थे इसने कागज किया है कोई एक्नॉलेजमेंट दिया है तो नहीं दिया है वो उसके बाद फिर आपको अभी मैं क्या समझा रहा था कि सिविल लॉ में जो एविडेंस है क्योंकि एविडेंस होने राइट टू क्रॉस एग्जामिन है अभी एक सवाल पूछा था ना किसने पूछा था कि भाई बाकी जगह हाँ यस तो वेरिफिकेशन क्यों नहीं होता है क्यों होता है तो वहां फिर आपको अपनी गवाही से साबित करना पड़ेगा कि जो आपने कहा है वो सच है और उसका एविडेंस का उसे कहते हैं पीडब्ल्यू प्लेंटिफ है तो प्लेंटिफ विटनेस ठीक आपका एफिडेविट जाएगा या गवाहों का एफिडेविट जाएगा फिर सामने वाला आपसे क्रॉस एग्जामिन करेगा कि आप झूठ कह रहे हो या सच कह रहे हो फिर वो अपनी गवाही लाएगा आप वो गवाहियों का एफिडेविट है प्लीडिंग का नहीं है ठीक है उसके बाद फिर आर्ग्यूमेंट फिर डिसीजन होगा और कोई कास्ट किसी को Okay, sir. Sir, I would like to, as sir, it's been a good session, sir, and it's almost the ending time. And sir, I would like to give a vote of thanks. On behalf of MAT Legal Cell, sir, I extend a vote of thanks and would like to express my gratitude towards our guest, Mr. Dhananjay Rana, sir, who came here and joined us and by taking out time from his busy schedule. It was truly a mesmerizing session, sir, and we all have learned a lot today. And this surely will help out each and every student present here in the seminar, in this workshop. Thank you, sir. And I will, at the end, I would also like to thank the Judicate Me for organizing this workshop and creating a platform for all of us to learn something new. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you. Goodbye. Good luck. Bye-bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Everyone kindly please leave.